हेलो फ्रेंड्स, आनंद इस साइड। इस सेशन में हम लोग जून 2025 के जो करंट अफेयर्स हैं उस पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में। अगर आपको ये पूरा मंथली मैगजीन अगर आपको देखनी है, मंथली करंट अफेयर्स अगर आपको देखना है, तो आप हमारी मंथली मैगजीन रेफर कर सकते हैं। उसमें ये सारे टॉपिक डिटेल में आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे हम लोग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे और उसके अराउंड जो इंपॉर्टेंट एक्सपर्ट बन सकते हैं उस पर हम लोग चर्चा को कंसंट्रेट करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये सारी मैगजीन जो है, ये करंट अफेयर्स की मैगजीन और ये जो एमसीक्यू की मैगजीन जो आपके सामने है, ये आपको पूरी की पूरी ऐसे एज इट इज़ फ्री में मिल जाएगी। आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो उसको। चलिए फिर ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। ये आपसे ये कह रहा है, असर्शन कह रहा है 25 जून 2025 को ऑब्जर्व किया गया कैसे संविधान हत्या दिवस के रूप में। ये एकदम सही स्टेटमेंट है। देखो, ये क्वेश्चन इसलिए बना है क्योंकि अभी 25 जून 2025 ये जो डेट दी गई ना, इसको 50 साल पूरे हो गए। इस डेट को 50 साल पूरे हो गए। जो नेशनल इमरजेंसी लगी थी 1975 में, उसके 50 साल पूरे हुए हैं, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन रहा है। 50th एनिवर्सरी थी नेशनल इमरजेंसी की। तो ये स्टेटमेंट जो है ये एक्चुअली सही है। सही इसलिए है क्योंकि देखिए 25 जून 1975 में नेशनल इमरजेंसी इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट में लगी थी और वो इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से लगी थी। इंटरनल डिस्टर्बेंस तीन तरीके से लग सकती है ना, इंटरनल डिस्टर्बेंस, ठीक, और दूसरा फिर आपका वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन। खैर, ये वाला इंटरनल डिस्टर्बेंस बाद में हटा गया था ना, ये 44th अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत इसको हटा के, ये वर्ड हटा के आर्म्ड रिबिलियन कर दिया गया था। लेकिन उस समय तक ये इंटरनल डिस्टर्बेंस था, तो इसके अंतर्गत ये इमरजेंसी लगी थी। आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि देखिए 1971 में जब इंडिया पाकिस्तान वॉर था तो उस समय भी नेशनल इमरजेंसी लगी थी। ठीक है, वो वॉर की वजह से लगी थी और वो इमरजेंसी इस पीरियड में भी कंटिन्यू हो रही थी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था, 75 को फिर से इमरजेंसी लगाई गई इंटरनल डिस्टर्बेंस के फैक्टर इन करके। ठीक है, और ये दोनों एक साथ 1977 में इनको रिवोक किया गया था। एक साथ ये दोनों इमरजेंसी को रिवोक किया गया था। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि गवर्नमेंट ने एक्चुअली अभी 25 जून को ये बोला कि हम हर साल अब 25 जून को कैसे ऑब्जर्व करेंगे, संविधान हत्या दिवस के रूप में ऑब्जर्व करेंगे। क्योंकि इनका बोलना यह था कि ये जो चीज़ हुई थी ना, ये जो इमरजेंसी लगी थी, ये इसको लगाने का जो इम्पोजिशन का जो रीज़न था वो वैलिड रीज़न नहीं था। ठीक है, क्योंकि पॉलिटिकल अनरेस्ट हो रहा था। ठीक, तो अब आप पॉलिटिकल अनरेस्ट अगर हो रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज अगर आपको अपोज कर रही हैं उस समय, तो आप उस बेसिस पे आप नहीं लगा सकते इमरजेंसी। ठीक है, बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहाँ पे स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल रहा था, महंगाई के अगेंस्ट, अनएम्प्लॉयमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट चल रहा था, तो इन सबसे टैकल करने के लिए इमरजेंसी लगाई गई थी, जो कि सही रीजन नहीं है। इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला कि 25 जून को हर साल हम लोग अब ऐसे मनाएंगे। और पहली बार जो ये मनाया गया, ये 25 जून 2025 को मनाया गया, 2025 को ही मनाया गया ये संविधान हत्या दिवस। तो असर्शन जो है ये एकदम सही है। रीजन देखिए अब आप, इमरजेंसी वॉज इम्पोज्ड इन इंडिया ऑन 25 जून 1975 ड्यू टू एक्सटर्नल एग्रेशन। नहीं, ये गलत है। ये वाला मैंने अभी आपको बताया, इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से लगाया था। 1971 में जो इम्पोज किया गया था वो था एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से। ठीक है, लेकिन ये वाला जो इमरजेंसी लगाया गया था ये आपका इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से लगाया गया था। इसीलिए जो रीजन है इसका ये गलत हो गया अपने आप में। तो आंसर इसका हो गया सी। ए सही है और बी गलत है। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी पे डिटेल में हमने कवर किया मंथली मैगजीन में, आप जाके वहां पर और भी चीजें इसमें देख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है ये। देखिए, ईरान इजराइल जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था ना अभी जून में, उससे रिलेटेड ये 4 ऑपरेशन न्यूज में चल रहे थे। तो आपको इनको कंट्री से मैच करना है कि किस कंट्री का कौन सा ऑपरेशन था। ठीक है, सबसे पहले देखो, आपका सबसे पहले जो इसमें हुआ था वो हुआ था ऑपरेशन राइजिंग लायन। ठीक है, ये किसने लॉन्च किया था? इजराइल ने लॉन्च किया था। सबसे पहला ऑपरेशन राइजिंग लाइन हुआ था। ये किसने लॉन्च किया था? इजराइल ने लॉन्च किया था। इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट, अभी एक्चुअली इनके बीच में पहले से भी काफ़ी फ्रिक्शन चल रही थी, लेकिन अभी जून में फिर से स्टार्ट हुआ था। उसमें इजराइल ने ये बोला था कि ईरान जो है वो अपना न्यूक्लियर जो उसका प्रोजेक्ट है उसमें काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहा है और बहुत जल्दी वो न्यूक्लियर वेपन बना सकता है। इसी को बेसिस लेके इन्होंने ऑपरेशन राइजिंग लायन लॉन्च किया था और ईरान की मल्टीपल जो मिलिट्री साइट्स थी और जो न्यूक्लियर साइट्स थी और उनके जो साइंटिस्ट थे उन पर हमला किया था। ठीक है, तो सबसे पहले ईरान ने लॉन्च किया ऑपरेशन राइजिंग लायन। उसके बाद इसी के रिटेलिएशन में ईरान ने क्या लॉन्च किया था? ट्रू प्रॉमिस 3। ये लॉन्च किया था ईरान ने। ठीक है, इसराइल के ऊपर। ठीक, इनसे अपने बचाव के लिए भी और इसराइल की भी कई साइट्स पे इन्होंने हमला किया था उसके बाद। तो ईरान ने किया उसके बाद ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। इसके बाद क्या हुआ था, यूएसए फिर इस जंग में कूदा था थोड़े टाइम के लिए ही। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर लॉन्च किया था किसने? यूएसए ने। इसमें क्या किया था, यूएसए ने ईरान की 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे हमला किया था। ठीक है, नतंज, फोर्दो और अश्फहान। ठीक है, इन 3 फैसिलिटीज पे यूएसए ने, नाम क्या था उनका? नतंज, या नाम आपको पता होना चाहिए, नतंज, फोर्दो और इस्फहान। स्पेलिंग थोड़ा गलत हो सकता है, इसको आप देख लेना, लेकिन नाम यही थे, इस्फहान। ठीक है,
तो इन 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे इन्होंने बंकर बस्टर बम से यूएसए ने अटैक किया था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के अंतर्गत। अच्छा, ये सब चीजें जो चल रही थी, तो इस बीच में इंडिया ने ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया था, जिसमें इंडिया का क्या काम था, जो भी इनके सिविलियंस थे इंडिया के जो काम कर रहे हैं यूएसए में या सॉरी इसराइल या ईरान में, उनको वहां से इवैक्यूएट कराने के लिए इंडिया ने ये लॉन्च किया था। ठीक है, तो आपको ये क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए और साथ में किसने किसने ये लॉन्च किया था ये आपको पता होना चाहिए। तो उसका आंसर क्या हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियाज एफडीआई इनफ्लो, इंडिया में कितना एफडीआई आ रहा है बाहर से, उस पर डेटा निकाला था गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 के लिए। ठीक है, उस पर डेटा निकाला था, उसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। कर्नाटका एफडीआई आपको पता ही होगा। ठीक है, एफडीआई एफपीआई में अंतर होता है। एफडीआई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, इसमें जो कंपनीज होती हैं बाहर से वो कोशिश करती हैं कि अपना प्रॉपर ब्रिक्स एंड मोटर का एक सेटअप बनाए कंट्री के अंदर लॉन्ग टर्म, क्योंकि उनको इन्वेस्टमेंट करना है, या फिर वो कोशिश करेंगी अपनी पूरी नई की नई कंपनी खोल देंगी, या फिर वो कोशिश करेंगी कि इंडिया के अंदर ही जो ऑलरेडी कंपनी है उनके अंदर मेजॉरिटी स्टेक होल्डर बन जाए। ठीक है, और एफ पी आई जो होता है, इसको पहले एफ आई आई बोलते थे, उसमें क्या होता है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, शेयर मार्केट में थोड़े बहुत शेयर खरीद लिए। ठीक है, तो जल्दी जल्दी फिर वो पैसे विड्रॉ भी कर लेते हैं वहां से, तो ये होता है। तो इंडिया की एफडीआई इन्फ्लो पे डेटा निकला था, उसके अंतर्गत आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। कर्नाटका रिसीव द हाईएस्ट शेयर ऑफ एफडीआई अमंग इंडियन स्टेट, गलत है, ये कर्नाटका नहीं है, ये हाईएस्ट जो है वो महाराष्ट्र का है। ठीक, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा एफडीआई आया है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वॉज द टॉप रेसिपिएंट ऑफ एफडीआई इन टर्म्स ऑफ सेक्टर, गलत है। सर्विस सेक्टर होता है, काफी टाइम सर्विस सेक्टर है, सबसे ज्यादा एफडीआई सर्विस सेक्टर में आता है, क्योंकि इंडिया की सर्विस सेक्टर ही सबसे ज्यादा फ्लरिश कर रही है। ठीक है, टोटल एफडीआई, और आपको ऐसे भी दिमाग लगा सकते थे ना इसको कि इसको ऐसे भी आप दिमाग लगा सकते थे कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर तो हो ही नहीं सकता, वो आपको पता ही है, क्योंकि उसकी हालत तो काफी खराब है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंडिया का उतना अच्छा नहीं है, इनफैक्ट जो 1991 रिफॉर्म्स हुए थे उसके बाद से ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हालत उतनी अच्छी नहीं है, इनफैक्ट सर्विस सेक्टर उसके बाद से बूम किया है, तो इसीलिए यहां से दिमाग लगा के आप इसको गलत कर सकते थे। टोटल एफडीआई इनफ्लो डिक्रीज्ड कंपेयर टू, ठीक है, अब इस पे बाद में आते हैं। आखिरी ऑप्शन देखो, सिंगापुर वाज द टॉप सोर्स ऑफ एफडीआई टू इंडिया, ये सही है। सिंगापुर नॉर्मली मॉरिशस और सिंगापुर में से कोई एक रहता है, अभी इस समय सिंगापुर चल रहा है। ठीक है, तो यहां से सबसे ज्यादा एफडीआई इंडिया में आया है, ये स्टेटमेंट ठीक है। तो यही स्टेटमेंट बचा जो आपका गलत होगा, मतलब ये स्टेटमेंट जो होगा, हाँ ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा, और ये भी गलत है। टोटल एफडीआई इनफ्लो डिक्रीज नहीं हुआ है, टोटल एफडीआई जितना एफडीआई इंडिया में आया है वो पिछले साल के मुकाबले बढ़ा है। ठीक है, तो इतनी बात है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इंडियाज फर्स्ट मोबाइल बेस्ड ई वोटिंग सिस्टम, पहला मोबाइल बेस्ड ई, देखो ये आप फोटो में देख सकते हो क्या होता है ये मोबाइल बेस्ड ई वोटिंग सिस्टम। इसमें एक्चुअली होता है क्या कि मोबाइल के थ्रू, जो स्मार्टफोन होते हैं ना, स्मार्टफोन के आप फोटो में एकदम क्लियर है, ऐप होगी उसमें आप सीधे अपना वोट कास्ट कर सकते हो। ठीक, तो ये पहली बार इंडिया में मोबाइल से ऐसी वोटिंग फैसिलिटी उपलब्ध कराई गई। ये कहाँ पे उपलब्ध कराई गई, उत्तर प्रदेश में कराई गई, गलत है ये। ठीक है, उत्तर प्रदेश नहीं, ये बिहार में हुआ है। बिहार में भी बाई इलेक्शन हुए थे, वहां पे इनका यूज हुआ था। और किस में हुआ था, अर्बन लोकल बॉडी के जो इलेक्शन होते हैं। ठीक है, आपको पता है ना इंडिया में 3 टियर गवर्नमेंट सिस्टम है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट पंचायती राज और अर्बन लोकल बॉडीज होती हैं। तो जो अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन थे उसमें इनका यूज हुआ है। तो ये बात तो सही है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश गलत है। यहाँ वेरिएबल एक्चुअली 2 थे, देखो उत्तर प्रदेश था और एक ये, तो इन दोनों में से भी अगर कोई भी एक चीज गलत होती तो ये स्टेटमेंट गलत हो सकता था। ठीक है, अगर यहाँ पे अर्बन की जगह ये लिख देते स्टेट इलेक्शंस में तो भी ये गलत हो जाता। ठीक, इट एम्स टू प्रमोट डिजिटल वोटिंग अमंग स्टूडेंट एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वर्किंग इन अर्बन एरियाज, गलत है। देखो इसका एम ये था कि जो लोग, जो माइग्रेंट रहते हैं, मतलब जो लोग वहां नहीं पहुंच पा रहे ना वोटिंग बूथ पे, पोलिंग बूथ पे जो नहीं पहुंच पा रहे, उनको फैसिलिटेट करना था। तो ऐसे लोग कौन हो सकते हैं, आप खुद सोचो कि बिहार से बहुत ज्यादा लेबर क्लास है जो दूसरे स्टेट में जाके काम करता है, उनके लिए ये फैसिलिटी थी। ठीक है, कोई दिव्यांगजन है जो नहीं आ सकते हैं, फिर ठीक है जो वृद्ध लोग हैं वो नहीं आ सकते, प्रेग्नेंट वुमेन है ये लोग नहीं आ सकते। तो जो लोग वहां नहीं पहुंच सकते हैं, और बेस बात दिमाग लगा के देखो ना, उनके लिए होगा, इनके लिए क्यों होगा, स्टूडेंट और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए क्यों होगा। ठीक है, ये लोग तो जा सकते हैं ना वोट कास्ट करने अपना। ठीक है, तो ये हो गया गलत, दोनों इसके गलत हो गए। नेक्स्ट देखो, कंसिडर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, ये देखो आपको अलग अलग टाइप के हाइड्रोजन दिए, ग्रीन, ब्लू। ठीक है, ग्रीन इलेक्ट्रोलिसिस और वाटर से बनता है। ठीक है, ऐसे ये सारे अलग अलग दिए हैं। विच ऑफ द अबव आर प्रोड्यूस यूजिंग फॉसिल फ्यूल, अब आपको ये बताना है इसमें से कौन से फॉसिल फ्यूल किसके प्रोडक्शन में होता है। इन तीनों में होता है, सिर्फ और सिर्फ इसमें नहीं होता है फॉसिल फ्यूल। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 2, 3 एंड 4। ये एग्जैक्टली तीनों क्या होते हैं, चारों क्या होते हैं, ये मे के करंट अफेयर्स में मैंने आपको डिटेल में बता रखा है, तो आप उस मैगजीन को रिफर कर सकते हो इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट यूटीज इन द ऑर्डर दे वर डिक्लेयर्ड फुल्ली लिटरेट।
ठीक है, फुल्ली लिटरेट। अभी आप देख रहे होगे रिसेंट में बहुत सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को फुल्ली लिटरेट डिक्लेयर किया गया, मई जून में ही 4 डिक्लेयर हो चुके हैं। तो इनमें आपको ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। ये पूछा स्टेट और यूटीज कंबाइन करके पूछा है, तो इसका आंसर जो है देखो, सबसे पहले तो आपको पता होगा कि मिजोरम को सबसे पहले किया गया था मई में, ठीक है। मई में अगर आपको याद हो तो मिजोरम किया गया, तो ये और ये हो सकता है, ये चला गया और ये चला गया। मिजोरम के बाद जो दूसरा स्टेट था वो था गोवा, गोवा को किया गया था, तो ये भी ठीक है। तीसरा जो स्टेट था वो स्टेट नहीं था, वो यूटी था, ठीक है, लद्दाख था। और चौथा त्रिपुरा है। आपको इतनी बात बताना चाहिए, लेकिन इसमें देखो आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे दे सकते हैं ये लोग, यहाँ पे स्टेट और यूटीज दिया है, लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ स्टेट दिया होता, सिर्फ और स्टेट दिया होता तो लद्दाख नहीं होता यहाँ पे, ठीक है, तो त्रिपुरा हो जाता, ठीक है। मिजोरम, गोवा, फिर त्रिपुरा तीसरे नंबर में आता। अगर रैंकिंग ऐसा अगर देखो, त्रिपुरा की वैसे स्टेट वाइज रैंकिंग 3rd है, लेकिन ओवरऑल स्टेट और यूटीज है तो त्रिपुरा की रैंकिंग 4th है, ठीक है। ये बात थोड़ा आप ध्यान में रखना, क्योंकि यहाँ पे आपसे गलत करवाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच करना आपको एआई मॉडल इस तरफ दिए हुए हैं, ठीक है। ये सब काफ़ी इस समय न्यूज़ में चल रहे हैं, ठीक है। एलएलएम भी बोलते हैं इनको, ठीक है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल बोलते हैं इनको। इनके डेवलपर कौन है, उससे आपको क्या करना है, इसको मैच कराना है। तो जब एक मिनट हो जाइए, थोड़ा ये पेन को देख लेते हैं। हाँ ठीक, एआई मॉडल और डेवलपर किसने इसको बनाया, इससे आपको मैच करना था। चैट जीपीटी किसने बनाया, ओपन एआई ने, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ओपन एआई कंपनी है, उसने बनाया चैट जीपीटी को। ग्रॉक को किसने बनाया, एक्सएआई, एलॉन मस्क वाली जो है ना, उसने बनाया ग्रॉक को। लामा किसने बनाया, मेटा ने बनाया, ठीक है। और जेमिनी किसने बनाया, गूगल डीप माइंड ने बनाया। ये ऑर्डर आपको पता होना चाहिए, सॉरी ये आपको किसने किसने बनाया, क्योंकि काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखिए, अभी देखिए वर्ल्ड बैंक ने क्या किया था, इंडिया की ग्रोथ फोरकास्ट जो थी ना, जीडीपी ग्रोथ, उसको वो प्रोजेक्ट किया था कि 6.3% से इंडिया ग्रो करेगा 2025-26 में, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक हैज प्रोजेक्टेड इंडिया जीडीपी ग्रोथ एट 6.3 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025-26। बिल्कुल सही बात है, वर्ल्ड बैंक ने ये प्रोजेक्ट किया। अगला रीजन क्या बोल रहा है, ड्यू टू दिस रिडक्शन इन ग्रोथ रेट प्रोजेक्शन इंडिया इज नो लॉन्गर द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर ग्लोबल इकोनॉमी। ये गलत है। पहली बात तो ये रिडक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। इनफैक्ट इंडिया सस्टेन कर रहा है, जितना वर्ल्ड बैंक ने पहले ही बोला था उसी रेट पे इंडिया सस्टेन कर रहा है। और दूसरी बात ये कि अभी भी क्योंकि वो सस्टेन कर रहा है, इसलिए वो अभी भी फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर ग्लोबल इकोनॉमी है, ठीक है। इसीलिए ये स्टेटमेंट हो गया गलत। इसका आंसर हो जाएगा सी, ए इज टू बी इज फॉल्स, ठीक है। ये आपको ये डेटा याद रखना, 6.3% वर्ल्ड बैंक ने प्रोजेक्ट किया इंडिया के लिए। नेक्स्ट देखिए, आपको ये कॉरिडोर्स हैं, ठीक है, टेम्पल कॉरिडोर्स हैं इस तरफ। इनको कहाँ पे लोकेशन, ये एक्चुअली काफ़ी न्यूज़ में चल रहे हैं सारे के सारे, कहीं ना कुछ फ्रिक्शन है, या फिर इनको गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि इन पे काम करेंगे, तो इस वजह से सारे के सारे न्यूज़ में इनके बारे में आपको मैच करना है कहाँ पे ये है, ठीक। तो जो बांके बिहारी कॉरिडोर है, ठीक है, बांके बिहारी ये कहाँ है, मथुरा वृंदावन में, ठीक। थोड़ा ऐसे नाम से करते हैं, बांके बिहारी एक्चुअली विष्णु जी को ही बोलते हैं, तो वहाँ से आप नाम से भी कर सकते थे, तो ये मथुरा वृंदावन से ही होगा, ठीक है। A2, ठीक है, A2 होते आपका ये चला गया और ये चला गया, ठीक। अब अगर बी आपको पता है तो यहां से भी आंसर आ सकता था, ठीक है। जो बी है विष्णुपद टेम्पल कॉरिडोर, विष्णुपद टेम्पल कॉरिडोर कहाँ है, ये गया में, ठीक है। ये भी कॉरिडोर को डेवलप करने की बात करी गई है, ये गया में। ये बजट में इसका जो बजट था ना, उसमें इसको डिक्लेयर किया गया था कि इस पे कॉरिडोर को डेवलप किया जाएगा, गया में होगा। तो B3 आपको पता होता है, सीधे आंसर आ जाता है, आपको आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती, ठीक है। लेकिन फिर भी आप देख लो, जो महाकाल लोक कॉरिडोर है वो कहाँ है, उज्जैन में। और रामराज लोक कॉरिडोर कहाँ है, ओरछा में, ये भी MP में ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे लिस्ट में आपको और भी मिल जाएंगे, उनको आप देख सकते हो एक बार। नेक्स्ट देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रुद्रास्त्र VTOL ड्रोन। रुद्रास्त्र VTOL ड्रोन के बारे में दो इस टाइप के क्वेश्चन काफी पूछे हैं इस बार यूपीपीसीएस ने, दो स्टेटमेंट बना के, ठीक है। इसलिए देखो पहले क्या होता था, तो डायरेक्टली ऐसे पूछते थे आप सवाल कि इसमें से कौन सा VTOL ड्रोन है, ठीक है। आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, रुद्रास्त्र, ठीक है, नागास्त्र, ऐसे मान लो 4 ऑप्शन दे दिए। अब आपको चूज करना, बस सिंपल से आप चूज कर लेते। लेकिन अब देखो पूछने का तरीका बदला है, अब वो 2 स्टेटमेंट पूछ रहे हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा इन डेप्थ आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। पहली बात ये कह रहे हैं कि इसको किसने बनाया है, इट इज डेवलप्ड बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये स्टेटमेंट गलत है। देखो इंडिजिनसली बनाया गया है, इंडिया ने खुद बनाया है, लेकिन इसको SDAL करके है, सोलर एयर एंड एरोस्पेस एंड डिफेंस लिमिटेड कंपनी है, इसने बनाया है, HAL ने नहीं बनाया, ठीक है। इसीलिए ये स्टेटमेंट हो गया गलत। दूसरी बात ये कह रहा है, इट इज अ फिक्स्ड विंग ड्रोन दैट रिक्वायर्स अ रनवे फॉर टेक ऑफ एंड लैंडिंग, ठीक है। ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि देखो फिक्स्ड विंग ये जो है आपका ये वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग वाला ड्रोन है। VTOL का फुल फॉर्म यही होता है, वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग, ठीक है। अब फिक्स विंग इसके पास है, नो डाउट फिक्स विंग ड्रोन है ये, लेकिन ये इसको रनवे की जरूरत नहीं पड़ती। देखो जो आपके ये एयरप्लेन होते हैं ना, एयरप्लेन, वो देखो एयरप्लेन जो होगा
मान लो ये एयरप्लेन है तो ऑब्वियस उसको एक रनवे चाहिए होगा, फिर उसके बाद वो ऐसे करके टेक ऑफ करता है, ठीक, उसको रनवे चाहिए होता है। लेकिन जो वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग वाली चीजें होती है ना, ये हेलीकॉप्टर होती है। हेलीकॉप्टर का ऐसे नहीं होता, हेलीकॉप्टर सीधे ऐसे ऊपर जा सकता है, ठीक है, हेलीकॉप्टर सीधे ऊपर जा सकता है और सीधे ऊपर से नीचे आके यहाँ पे लैंड भी कर सकता है, टेक ऑफ भी सीधे कर सकता है, लैंड भी ऐसे कर सकता है। यही होता है वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग। तो रुद्रास में एक कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है कि वो उसको रनवे की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो नो डाउट रनवे मिलेगा तो भी वो उस पर लैंड कर सकता है, लेकिन वो उसको रनवे नहीं भी मिल रहा है तो भी वो वर्टिकली टेक ऑफ और लैंड कर सकता है, क्योंकि उसके नाम में है ना वीटो ड्रोन है ये। तो इसलिए ये क्या हो गया, ये हो गया आपका गलत, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज एज पर द रैंक इन ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में इन कंट्रीज की क्या रैंक थी, साउथ एशियन कंट्रीज हैं सारी की सारी, इनकी क्या रैंक थी, उस ऑर्डर में आपको अरेंज करना है इनको, ठीक है। देखो क्या सिंपल सी बात है, इन कंट्री में थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ, सबसे पीसफुल आपको कौन लगता है, कौन होगा, इंडिया होगा ना। इनकी हालत तो बहुत बुरी है, इनकी भी इस समय बुरी चल रही है, इनमें सबसे पीसफुल कौन सा होगा भाई। पीस का मतलब ये, ग्लोबल पीस का मतलब ये कि बहुत ज्यादा वहां कोई आर्म ट्रिब्यूलन ना चल रहे हो, वॉर वॉर ना चल रही हो, ये सब चीजें ना हो रही हो, तो ठीक है, तो इंडिया इन सब में रिलेटिवली सबसे ज्यादा पीसफुल कंट्री है। तो एक ऑप्शन तो ऐसे ही लिमिट हो गया। अब उसके बाद आप ये देखो, इन सब में सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन सा होगा, सबसे ज्यादा अनस्टेबल आपका अफगानिस्तान होगा, ठीक है। खैर वो तीनों में दिया हुआ, उस सब में दिया हुआ है, ठीक है। एक्चुअली यूपीपीसी ने ऐसे दिए हुए हैं, जबकि ऐसे देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आप सब में दे दोगे तो उसको मतलब नहीं डालने का, लेकिन अब यूपीपीसी ने डाला हुआ, इसलिए हमने भी इस टाइप से एक डाल दिया आपके लिए, ठीक है, सब में अफगानिस्तान को डाल दिया। तो अफगानिस्तान सबसे लीस्ट पीसफुल होगा, ठीक। अब पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी आप सोचो कि इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, ज्यादा स्टेबल बांग्लादेश ही है ना। पाकिस्तान में फिर भी आप देखोगे ना, कई जगह पे फ्रिक्शन लगे रहते हैं, बलूचिस्तान एरिया है उनका, ठीक है, और भी रीजन है वहाँ पे टेररिस्ट अटैक ज्यादा होते हैं कंपेरेटिवली, तो पाकिस्तान ज्यादा अनस्टेबल होगा। तो मतलब इंडिया के बाद किसका नंबर होगा, बांग्लादेश का नंबर होगा। तो इंडिया के बाद अगर बांग्लादेश का नंबर है तो ये ऑर्डर आपका बनता है, ठीक है। आपको ऐसे दिमाग लगा के कर सकते थे। दूसरी बात यह, आपको इस इंडेक्स में इंडिया की रैंक भी पता होनी चाहिए, जो कि है 115, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। INSV कौंडिन्य रिसेंटली इंडक्टेड इनटू इंडियन नेवी इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। INS कौंडिन्य जो है ये इसमें से क्या है, ये एक्चुअली आपकी एक ट्रेडिशनली बिल्ड स्टिच शिप है। इसका आंसर ये है। देखो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, जो स्टिप जो एट प्रेजेंट जो शिप्स बनती है ना, वो बनती हैं एक्चुअली, मान लो वुडन प्लैंक है ये दो, ठीक है, अब फ्लोर पे लगे होते हैं ना ऐसे, तो मान लो उनमें क्या होगा, बीच में कीलियां लगा के ऐसे इनको जोड़ दिया जाता है, ठीक है, कीलियां लगा के ऐसे जोड़ दिया जाएगा, ये नॉर्मल तरीका है बनाने का। लेकिन इंडिया में एक ट्रेडिशनल मेथड था जो बहुत सदियों से एक्चुअली इंडिया शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के लिए फेमस था। एंशिएंट इंडिया आप पढ़ोगे, इंडिया में शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री काफी फ्लरिश कर रही थी, तो उस समय एक मेथड यूज होता था शिप बिल्डिंग का, टंकई मेथड। टंकई मेथड, उसी मेथड पे इस शिप को बनाया गया है, ठीक है। टंकई मेथड में क्या होता है कि अब यहाँ पे नेल्स यूज नहीं हो रही हैं, अगर ये वुडन प्लैंक्स हैं, ठीक है, लकड़ी के फट्टे हैं, अगर इनको जोड़ना है तो क्या करेंगे, ऐसे रोप से जोड़े जा रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है, ऐसे रोप से जोड़े जाएंगे एक दूसरे से। तो ऐसे जोड़ने से क्या होता है, इनकी जो लोड बेरिंग कैपेसिटी ये काफी अच्छी जाती है, ठीक, इस तरीके से जोड़ते हैं। यही होता है टंकई मेथड कि रोप से आपने उनको नेल्स वगैरह यूज नहीं किया वुडन प्लैंक के बीच में, उनको आपने रोप से जोड़ दिया एक दूसरे से, ठीक। तो यही है आपका ट्रेडिशनल शिप बिल्डिंग टेक्निक है ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट देखिए, खैर इंपॉर्टेंट सारी हैं फिर भी मैंने आपको बोला उसके लिए, थोड़ा वो यूनिक चीज थी इसलिए मैंने आपको बोला। ओके नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट अचीवमेंट और नेम। यहाँ पे देखिए आप कुछ कुछ अचीवमेंट्स हैं और आपको बताना है कि ये कौन किससे रिलेटेड वो अचीवमेंट है। पहले अचीवमेंट ये, फर्स्ट वुमेन नेवी ऑफिसर अपॉइंटेड एज एडीसी टू प्रेसिडेंट। देखो एडीसी क्या होता है, ठीक है, एडीसी जो होते हैं ये एक्चुअली जो आपके ये प्रेसिडेंट हैं या फिर गवर्नर हैं उनको असिस्ट करने के लिए एक पोस्ट बनाई जाती है, जिसमें नॉर्मली आर्मी फोर्स पर्सनल या आर्मी नेवी एयरफोर्स इनसे होते हैं। इन लोग काम क्या होता है, ये लोग एक्चुअली प्रेसिडेंट को, वो गवर्नर को उनके ऑफिशियल ड्यूटी में असिस्ट करते हैं, ठीक है, ये इनका काम होता है। तो पहली वुमेन नेवी ऑफिसर अपॉइंटेड एज एडीसी टू प्रेसिडेंट कौन बन गई है, नेवी ऑफिसर ये बन गई है आपकी यशस्वी सोलंकी। और फर्स्ट वुमेन ऑफिसर अपॉइंटेड एज एडीसी टू अ स्टेट गवर्नर ये मनीषा पढ़ी बन गई है, ठीक है। और इसकी अगर बात करो, फर्स्ट इंडियन टू कंप्लीट नासास इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम ये डंगेटी जानवी है, ठीक है। और फर्स्ट इंडियन बॉर्न प्रोवोस्ट ऑफ एमआईटी यूनिवर्सिटी अनंत चंद्रशेखरन। देखो ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, ये और ये सी ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। नासा का एक प्रोग्राम होता है इंडियन एयर एंड स्पेस प्रोग्राम, इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम होता है, IASP होता है। इसको इस पूरे प्रोग्राम को कंप्लीट करने वाली ये पहली इंडियन बन गई, पहली इंडियन वुमेन नहीं, पहली इंडियन डंगेटी जानवी बन गई है, ठीक है। तो अब ये कंप्लीट करने के बाद अब नासा का एक मिशन जाएगा आगे 2029 में, उसमें ये पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो इतनी बात है आपको इसमें आप पता होनी चाहिए थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2025 इज करेक्ट पूछा है, ठीक है। 4 स्टेटमेंट आपको बताना कौन सा सही है। बहुत इंपॉर्टेंट इस बार के लिए, क्योंकि इस बार एक ये डेवलपमेंट हुआ है, इंडिया की रैंक इंप्रूव तो हुई है, उसके साथ साथ पहली बार इंडिया टॉप 100 रैंक में आया है, इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट है। इंडिया की रैंक इस बार कितनी है? 99 है, पहली बार टॉप 100 में आया है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है इस बार। इसमें पहला स्टेटमेंट ये, यूरोपियन रीजन शोड फास्टेस्ट एसडीजी प्रोग्रेस सिंस 2015। नहीं, यूरोपियन रीजन ने नहीं किया, ये साउथ एंड ईस्ट एशियन रीजन ने सबसे ज्यादा प्रोग्रेस दिखाया है 2015 से। सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट, प्रोग्रेस का मतलब ये हुआ ना, एसडीजी गोल्स में सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट किसने दिखाया है? यूरोपियन रीजन ने नहीं, साउथ और ईस्टर्न एशियन रीजन ने दिखाया है। इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इंटर द टॉप 100 कंट्रीज, बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट एकदम सही है। इंडिया रैंक्स हायर देन ऑल अदर सार्क कंट्रीज, ये पॉसिबल ही नहीं ना, क्योंकि आप देखोगे भूटान वगैरह भी आते हैं तो उनकी हमेशा इंडिया से बेटर, श्रीलंका आती है, इनकी इंडिया से बेटर रैंकिंग रहती है। आइसलैंड टॉप द एसडीजी इंडेक्स, आइसलैंड ने नहीं किया है, ठीक है, इसको आइसलैंड ने, फिनलैंड ने किया है, ठीक है। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्टल्स हैज बीन डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स टू सेंट्रली मैनेज वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड जो होते हैं ना, जो मुस्लिम जो रिलीजियस प्रॉपर्टी के लिए, जो रिलीजियस चीज़ों के लिए या चैरिटेबल पर्पस के लिए जो लैंड डोनेट किया जाता है, वो उसको वक्फ प्रॉपर्टी बोलते हैं, उसको वक्फ बोर्ड मैनेज करता था। इस पर काफ़ी डिटेल में भी चीज़ें हैं, तो वो आप अप्रैल वाले उसमें आपको कवर करना, हम कवर कर देंगे अप्रैल वाले इशू में डिटेल में वक्फ बोर्ड को, ठीक है। और उसमें जो भी डेवलपमेंट हुए थे अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत। अच्छा, यहाँ पे देखो आप, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्टल्स हैज बीन डेवलप्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स टू रिसेंटली मैनेज वक्फ प्रॉपर्टी। इसको मैनेज करने के लिए उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया गया था, ठीक है। अब उम्मीद पोर्टल में क्या होगा, क्योंकि ऑनलाइन पोर्टल है, वेब पोर्टल है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी वक्फ प्रॉपर्टी कोई डोनेट कर रहा है उसको जाके यहाँ पे रजिस्टर हो जाएगा, उसके बारे में सारी डिटेल रहेगी कि अब भाई ये प्रॉपर्टी यहाँ से आई है, ये प्रॉपर्टी इस काम के लिए अलॉट हुई है, तो उसमें फिर मिसमैनेजमेंट के चांसेस काफी कम हो जाएंगे, ठीक है। उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया उसके लिए। Okay. What was the main aim of Special Summary Revision (SSR) conducted by the Election Commission of India during the recent by-election for 5 assembly constituencies in June 2025? देखो, जून 2025 में 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में, 4 स्टेट के अंदर 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी इलेक्शन हुए थे, ठीक है। उसमें एसएसआर कंडक्ट किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। उसका मेन पर्पस क्या था? उसका मेन पर्पस ये था, टू अपडेट एंड करेक्ट इलेक्टोरल रोल्स बिफोर द इलेक्शन, ठीक है। इलेक्शन के पहले जो इलेक्टोरल रोल होता है ना, इलेक्टोरल रोल में क्या, किन के नाम मेंशन होते हैं, कौन लोग किसी कॉन्स्टिट्यूंसी से वोट कर सकते हैं, तो कई बार क्या होता है, वो डेटा थोड़ा सा इनएक्यूरेट होता है, तो उन्हीं सब चीज़ों को ठीक करने के लिए कि भाई ये लोग एलिजिबल वोटर हैं, ये लोग नहीं एलिजिबल वोटर हैं, तो उनको हटाने के लिए, और फिर जो एलिजिबल वोटर उनको इंक्लूड करने के लिए एसएसआर समरी, स्पेशल समरी रिवीजन किया गया था उसमें, ठीक है। तो उसका आंसर हो जाएगा बी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू रिसेंटली लॉन्च एक्कीनेट ECI नेट प्लेटफॉर्म, ठीक है। ECI नेट प्लेटफॉर्म पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है एक्चुअली, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, और इसका मेन पर्पस ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो 40+ ऐप्स थी ना, अलग अलग ऐप्स थी, उन सबको कंसोलिडेट करके एक ऐप बनाया गया है जिसका नाम है ECI नेट, यही है ये, ठीक है। 40+ ऐप को कंसोलिडेट करके एक ऐप बना दिया गया। अब इसमें सारी चीज़ें वहीं एक ही जगह पे आपको मिल जाएंगी। इलेक्शन रिलेटेड जैसे सी विजिल ऐप है, ठीक है, और भी ऐप्स हैं, वो सारे काम इसी के अंतर्गत हो जाएगा, एक्कीनेट ऐप के अंदर। इसको बनाया किसने? ये बोल रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने बनाया। गलत है ये, इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ही बनाया है। इट प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू रन देयर इलेक्शन कैंपेन्स ऑनलाइन। गलत है, मैंने अभी आपको बताया, ये इसका ऐसा कोई वो नहीं है, कोई इसका ऐसा कोई एम भी नहीं। इसका मेन एम यही था कि जो 40+ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ऐप्स हैं, इनको कंसोलिडेट करके एक ऐप बना दिया गया है। ऐसा कोई स्पेसिफिक फंक्शन इसका नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा नाइदर 1 नॉट 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स PI 2025 पे 2 स्टेटमेंट है, आपको बताना कौन सा सही है। देखिए, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पहली बार ये इस टाइप का इंडेक्स पंचायती राज मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने लॉन्च किया, पहली बार लॉन्च किया, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसका काम क्या है कि इंडिया में जो ग्राम पंचायत हैं, पूरे इंडिया में जो ग्राम पंचायत हैं, उनको ये असेस करेगा कि जो SDG गोल्स हैं, SDG गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स हैं, उनके एडवांसमेंट में ये लोग कितना अच्छा काम कर रहे हैं, इस पे ये लोग काम करेंगे, ठीक है। SDG गोल्स क्या है आपके? एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड है, ठीक है, पॉवर्टी एलिमिनेशन से रिलेटेड है, अच्छी सुविधाएं मिले जनता को, इन सबसे रिलेटेड। तो इनमें कितना अच्छा ये लोग काम कर रहे हैं, इस बेसिस पे इनको रैंक किया जाएगा या फिर कैटेगरीज में डिवाइड किया जाएगा। तो पहली बात, ये पहला स्टेटमेंट देखो, इट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज। ये देखो सही है, क्योंकि पहली बार
ये भी सही है, फर्स्ट टाइम। और आप देखो जब भी क्वेश्चन में ऐसे वेरिएबल हो ना, उनको थोड़ा ध्यान से देखा करो, इसमें दो वेरिएबल हैं, फर्स्ट टाइम भी है और दूसरा क्या, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। तो आपके क्वेश्चन मतलब ये स्टेटमेंट गलत इन दोनों बेसिस पे कराया जा सकता था। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज के यहाँ कोई दूसरी मिनिस्ट्री लिख दी तो भी गलत होता, और फर्स्ट टाइम की जगह मतलब फर्स्ट टाइम नहीं भी लिखा होता, ठीक है, कि मतलब ये पहले से ही होता चला आ रहा है, तो इस टाइप का भी कुछ अगर स्टेटमेंट बनाते मॉडिफाई करके तो वो भी गलत हो जाता। मोस्ट ऑफ द ग्राम पंचायत ऑफ उत्तर प्रदेश वेयर इन द अचीवर कैटेगरी, देखो ये गलत हो गया। एक्चुअली अचीवर कैटेगरी में, इसमें कई सारी कैटेगरी थी, तो अचीवर कैटेगरी सबसे टॉप कैटेगरी थी। अचीवर कैटेगरी में पूरे इंडिया में कोई ग्राम पंचायत है ही नहीं, ठीक, तो यूपी की तो हो ही नहीं सकती, ठीक है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। ओके, और इसमें टॉप अगर रैंकिंग बात करो, सबसे अच्छी परफॉर्मेंस कहाँ की ग्राम पंचायत कर रही है, तो तेलंगाना और गुजरात की ग्राम पंचायत सबसे बेटर परफॉर्म कर रही है। इतनी बातें आपको इसमें पता होनी चाहिए, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ओनली वन। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे समिट कॉन्फ्रेंस है, वेन्यू से आपको मैच करना था, ठीक है। ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसको इंक्लूड किया गया है। पहला देखो, नेटो समिट जो था, नेटो समिट, एक मिनट ये पेन नहीं चल रहा, नेटो समिट 2025 ये कहाँ हुआ है, ये हुआ है आपका हेग, नेदरलैंड में हुआ है, ठीक है। एससीओ डिफेंस समिट, एससीओ डिफेंस समिट कहाँ हुआ था आपका, ये हुआ था क्विंगडो चाइना में, जहाँ पे हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट किया था। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ था कि एक एसटीओ जॉइंट डिक्लेरेशन साइन करना था, तो इन्होंने मना कर दिया था, क्योंकि पहलगाम टेरर अटैक पे उसमें बहुत ही ईजी टाइप के वर्ड यूज़ कर दिए गए थे। मतलब जैसा इंडिया चाह रहा था कि हार्शली क्रिटिसाइज़ किया जाए, लेकिन चाइना ने, और क्योंकि ऑब्वियस बात है ये जो एससीओ है ये चाइना के ब्रेन चाइल्ड है, तो यहाँ पे काफ़ी इन्फ्लुएंस है चाइना का, तो पाकिस्तान को सपोर्ट करने के चक्कर में चाइना ने क्या किया, तो पहलगाम टेरर अटैक को ठीक से क्रिटिसाइज नहीं किया था, इसलिए इंडिया ने साइन करने से उस पर मना कर दिया था। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट, वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2025 ये कहाँ हुआ है, रोटरडैम में हुआ है, ठीक है, ये नीदरलैंड में, रोटरडैम, ठीक। यूनाइटेड नेशंस ओशंस कॉन्फ्रेंस, ये ओशन से रिलेटेड चीज़ों पे कॉन्फ्रेंस होता है, ये हुआ है नीस, जो पड़ता है आपका फ्रांस में, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इनके वेन्यू पता होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। आपको अंजीघट ब्रिज जो पीएम मोदी ने भी रिसेंटली इनॉग्रेट किया था जून में, उसके बारे में दो स्टेटमेंट आपको बताना, कौन सा सही है कौन सा गलत है। ये बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड में ले जाना चाहूँगा। देखिए, इंडिया में अगर मान लो ये आपका कश्मीर जम्मू कश्मीर है, ठीक है, और यहाँ कहीं पे कश्मीर वैली है मान लो, ठीक है, उतना एक्यूरेट नहीं है, और यहाँ कहीं पे जम्मू होगा, तो अगर आप इसकी बात करो रोड लिंक की, तो रोड लिंक तो चलिए कश्मीर वैली तक, श्रीनगर तक है, पूरे इंडिया से कनेक्ट हो रहा है। लेकिन अगर आप रेल लिंक की बात करोगे, तो रेलवे जो था ना वो जम्मू तक तो था, लेकिन कश्मीर वैली तक नहीं था। तो इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ये उधमपुर जो यहाँ पड़ता है, जम्मू में पड़ता है, उधमपुर से श्रीनगर से बारामूला, ये एक रेलवे प्रोजेक्ट चला रही है कि इस पूरे को रेलवे कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराया जा सके, उधमपुर से श्रीनगर से बारामूला। इसका मेन पर्पज यही है कि जम्मू से पहली बात तो कश्मीर कनेक्ट होगा, और एक बार जम्मू से कश्मीर कनेक्ट हो गया तो जम्मू में तो रेलवे लिंक है, तो मतलब जम्मू पूरे इंडिया से कनेक्टेड है रेलवे लिंक से, तो इस प्रकार से पूरा श्रीनगर पूरे इंडिया से रेलवे लिंक से कनेक्ट हो जाएगा। तो आप इसलिए देखोगे अभी रिसेंटली वंदे भारत एक्सप्रेस भी इस रेलवे लिंक पे, इस रेलवे रूट पे लॉन्च करी गई है, ठीक है। तो ये पूरा एम था। तो इसी के अंतर्गत ये जो पूरा कनेक्शन है ना, इसी के अंतर्गत ये अंजीखड़ ब्रिज और चेनाब ब्रिज, दो ब्रिज बने हैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। चेनाब ब्रिज थोड़ा पहले बन गया था, अंजीखड़ अभी न्यूज में चल रहा था क्योंकि उसको पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया था। अंजीगढ़ ब्रिज की फोटो ये है, देखो केबल स्टेड ब्रिज है। केबल स्टेड ब्रिज का मतलब ये होता है कि देखो ऊपर केबल लगे ना कई सारे, ऊपर की तरफ, नीचे देखो पिलर। नॉर्मली क्या होता है, जो ये पुल होते हैं तो पुल में नीचे खूब सारे पिलर होते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ, नीचे पिलर एक या दो ही है, लेकिन ऊपर की तरफ केबल खूब सारे लगे हैं, तो ये केबल पे टिका हुआ ब्रिज है। केबल स्टेड का मतलब यही हुआ, ठीक है। ये जो ऊपर मोटे मोटे केबल लगे, इसका पर्पज यही होता है क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा टॉलरेंस बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, ये ज़्यादा मजबूत होते हैं। यहाँ पे हवाएं बहुत तेज चलती है, फनलिंग इफेक्ट काम करता है क्योंकि वैली है यहाँ पे, तो इन सबसे बचाव करता है, ठीक है। सेस्मिक एक्टिविटी भी अगर होती है, ठीक है, अगर अर्थक्वेक वगैरह आता है, उनसे भी ये ज़्यादा बेटर तरीके से बच सकते हैं, इसीलिए इस टाइप का ये बनाया गया है ब्रिज, केबल स्टेड ब्रिज। तो अब इसमें देखो दो स्टेटमेंट है। इट इज इंडियाज फर्स्ट केबल स्टेड रेल ब्रिज, केबल स्टेड, पहला इंडिया का केबल स्टेड रेल ब्रिज, बिल्कुल सही बात है, इंडिया का पहला है, इसलिए इसकी सिग्निफिकेंस भी बहुत ज़्यादा है। इट इज़ हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इन इंडिया, ये हाईएस्ट नहीं है, हाईएस्ट चेनाब था, चेनाब ब्रिज जो बना था वो हाईएस्ट था, ये सेकंड हाईएस्ट है, एक्चुअली सेकंड हाईएस्ट है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपको मैच करना, इनिशिएटिव दिया उनके लोकेशन से, ठीक है। ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंट ऑन मिलेट, इसमें कुछ बताने लायक नहीं है,
ये कहाँ पे बनेगा, ये हैदराबाद में बनेगा, ठीक है। मिलेट पे ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की इस पे मिलेट पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, R&D होगा, ये कहाँ पे होगा, हैदराबाद में बनेगा। नॉमिनेटेड फॉर यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, ठीक है। गैस्ट्रोनॉमी क्या होता है, वो स्टडी होता है ना जो खाने पीने में जो शौकीन लोग होते हैं, ठीक, तो वही पकवान, ठीक है। तो यूनेस्को नॉमिनेटेड फॉर यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, लखनऊ का जो ये अवधि खाना है वो काफ़ी फेमस है, तो इसीलिए इसको नॉमिनेट किया गया है यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के लिए, ठीक है। फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया टू मीट इंटायर पावर डिमांड विद सोलर एनर्जी, ये दीव है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। दीव में अब सारी एनर्जी जो भी इस सिटी को चाहिए होती है, डिस्ट्रिक्ट को चाहिए होती है, पूरी की पूरी सोलर एनर्जी से सप्लाई हो रही है, ठीक है। इसी साइड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर साउथ साउथ कॉपरेशन, ये कहाँ पे लॉन्च किया गया, ये आपका हैदराबाद में लॉन्च किया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, हमारे शिक्षक ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म हैज़ बीन लॉन्च बाय विच स्टेट टू मेक डिजिटल अटेंडेंस मैंडेटरी फॉर ऑल गवर्नमेंट स्कूल टीचर। देखो हमारे शिक्षक ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म एक लॉन्च किया गया है, इसमें क्या होगा, इस प्लेटफॉर्म में क्या होगा, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पे क्या होगा, डिजिटल अटेंडेंस मैंडेटरी है, हर एक टीचर को अपना बायोमेट्रिक यूज़ करके डिजिटल अटेंडेंस लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये किसने लॉन्च किया है, ये मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया है, ठीक है, ताकि जो टीचर्स वगैरह हैं वो, बच्चे बंक मारते हैं यहाँ पे टीचर बंक ना मार पाए, ठीक, वो रेगुलर स्कूल में जाए और उनकी जगह कोई और आके ना पढ़ा रहा हो, ये सब चीज़ें मेक श्योर करने के लिए ऐसा चीज़ें ना हो रही हो, तो हमारे शिक्षक ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया जहाँ पे डिजिटल अटेंडेंस होगी, ठीक है, ये मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्गाइज फॉर्दो, नतंज एंड इस्फहान, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता दिया था, यहाँ पे यूएसए ने अटैक किया था, ईरान में न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे, ठीक है। काफ़ी इनमें से दो जगह तो काफ़ी डीप हिल, मतलब एक्चुअली हिल रीजन में है और बहुत ही डीप डाउन जाकर फैसिलिटी बनी है, इसीलिए यूएसए को बंकर बस्टर बम यूज़ करने पड़े थे ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में। ये कहाँ पे हैं तीनों, न्यूक्लियर फैसिलिटीज इन ईरान है, टारगेटेड बाय यूएसए, बेस्ट डिस्क्राइब यही करता है। नेक्स्ट देखिए, देखो जब मैं ये आपको बता रहा होता हूँ ना, तो आप एक काम ये किया करो, अगर आपने जैसे ठीक से वो उस महीने का करंट अफेयर्स पढ़ा हुआ है, तो आप एक बार पहले इसको पॉज करके खुद उसको लगाने की कोशिश किया करो, ठीक है। उसके बाद फिर आप या तो सोल्यूशन देखो या फिर जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको एक बार आप सुनो पूरी कहानी को, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। देखो इसकी फोटो भी एक बार देख लेते हैं, ये रहा आपका स्टेट ऑफ हॉर्मुज, नीचे थोड़ा ज़्यादा नीचे आ गया, एक मिनट, हाँ। स्टेट ऑफ हॉर्मुज इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स इन द वर्ल्ड। अब देखो इस टाइप के जो जनरल स्टेटमेंट होते हैं, जनरल स्टेटमेंट, अब इसमें गलत तो नहीं करा सकते ना, क्योंकि भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है, ठीक, ऑब्वियस बात चोक पॉइंट होगा ना। ये देखो इतना पतला सा यहाँ पे है, तो अब ये चोक पॉइंट ऐसे ही होते हैं। मलक्का स्टेट एक है, ठीक है, मलक्का स्टेट को भी आप लोकेशन देखना उसको जाके, वो भी एक चोक पॉइंट ही है कि अगर वहाँ पे किसी ने भी हल्का सा भी कुछ डिस्टर्ब कर दिया, इस एरिया पे कब्जा कर लिया, तो वर्ल्ड में जो सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन है वो डिस्टर्ब हो जाएंगी, तो ये सब चोक पॉइंट्स होते हैं। इट कनेक्ट्स, तो ये तो सही होना है क्योंकि काफ़ी जनरल स्टेटमेंट है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज देखो यहाँ पे दिखा भी रहा हूँ मैं आपको ना, ये यहाँ पे, ठीक है, इस तरफ पर्शियन गल्फ है यहाँ पे, जो कि यहाँ मेंशन नहीं है, कतर के ऊपर देखो ये जो एरिया ना, ये जो सी दिख रही है ये पर्शियन गल्फ है, और नीचे की तरफ गल्फ ऑफ ओमान जो आपका पड़ता है अरेबियन इसमें पेनिनसुला में, ठीक है, अरे सॉरी अरेबियन सी में पड़ता है, जो गल्फ ऑफ ओमान कहाँ पड़ता है, अरेबियन सी में पड़ता है। ओके, रीजन देखो ये कह रहा है इट कनेक्ट्स मेडिटेरेनियन सी टू अरेबियन सी फैसिलिटेटिंग ऑयल एक्सपोर्ट फ्रॉम नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज। गलत देखो यहाँ पे होगा, मेडिटेरेनियन सी से अरेबियन सी को नहीं कर रहा है। अरेबियन सी तो चलो ठीक है, गल्फ ऑफ ओमान को अगर हम मान लें कि वो अरेबियन सी का पार्ट है तो ये तो ठीक है, लेकिन ये एक्चुअली पर्शियन गल्फ को कनेक्ट कर रहा है। स्टेट क्या होते हैं, स्टेट एक ऐसी वाटर बॉडी होती है जो दो बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रही होती है, ठीक है, वो होता है स्टेट। यहाँ पे दो बड़ी वाटर बॉडीज कौन सी है, पर्शियन गल्फ को, एक्चुअली स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। मेडिटेरियन सी यहाँ पे यार इसराइल के ऊपर देखो यहाँ पे है, और नीचे रेड सी है, ठीक है, तो यहाँ पे सूज कनाल है, एक्चुअली सूज कनाल है यहाँ पे, तो ये बात हो गई आपकी गलत, ठीक। ये न्यूज़ में चल रहा था क्योंकि इसराइल ने बोल दिया था कि अगर हम पे और हमला किया इन लोगों ने, यूएसए ने, तो हम क्या करेंगे, हम इसको चोक कर देंगे, ठीक है। ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है इसको चोक कर देंगे, फिर पूरे वर्ल्ड में क्या होगा, जो ऑयल सप्लाई होती है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, इसलिए न्यूज़ में चल रहा था, इस पर क्वेश्चन इसीलिए बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इमरजेंसी प्रोविजन दिए, अमेंडमेंट किस अमेंडमेंट में कौन सी इमरजेंसी प्रोविजन पे बात हुई थी, इसके बारे में आपको मैच करना है। अब ये देखो फिर से क्वेश्चन इसलिए बनाया गया क्योंकि आपको देखने में स्टैटिक क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन यही बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो करंट में क्योंकि वो चीज़ चल रही है इस वजह से उस पर सवाल बनते हैं।
देखने में जो स्टैटिक लगता है, लेकिन उसके पीछे की स्टोरी ये होती है क्योंकि करंट में नेशनल इमरजेंसी के 50 साल पूरे हुए हैं, इसलिए करंट में चल रहा है, इसलिए आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। अब देखो, डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी मेड इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, ये किस में हुआ था? ये 38 में हुआ था। ठीक है, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, उसने मतलब थोड़ा उनको बहुत आपत्ति होती है, जुडिशियरी से काफ़ी उस समय फ्रिक्शन भी चल रहे थे, तो उन्होंने जुडिशरी इसमें इंटरफेयर ना करे, जो इमरजेंसी डिक्लेरेशन का प्रोसेस है जो प्रेसिडेंट लगाता है उसमें इंटरफेयर ना करे, इसीलिए उन्होंने ये बोला कि ये इस पर अब जुडिशियल स्क्रूटनी नहीं कर सकती, जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, इन्होंने बोला, जो कि बाद में खैर ये बात को निगेट कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन ये 38 अमेंडमेंट के थ्रू हुआ था ये चीज़। ठीक है, इमरजेंसी कैन बी लिमिटेड टू अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ इंडिया। देखो नॉर्मली क्या होता है, नेशनल इमरजेंसी क्या होती है, वो पूरे इंडिया में लगती है, लेकिन 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने ये बोला था कि ठीक है, अगर कुछ स्पेसिफिक पार्ट में, कहीं स्पेसिफिक पार्ट में हमको लग रहा है कि यहाँ पे दिक्कत ज़्यादा है, ठीक है, या यहाँ पे लगाना अनिवार्य है, या फिर यहाँ पे इंटरनेट डिस्टर्बेंस ज़्यादा है, उस समय क्योंकि इंटरनेट डिस्टर्बेंस ही था 42nd अमेंडमेंट जब आया था, यहाँ पे इंटरनेट डिस्टर्बेंस ज़्यादा, तो हम उस पर्टिकुलर पार्ट में इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका ये, और इंटरनेट डिस्टर्बेंस रिप्लेस विद आर्म ट्रिब्यूनल, ये होगा 44th में। ठीक है, थोड़ा आप दिमाग भी लगाते ना तो भी यहाँ तक पहुँच सकते थे। ठीक, ये सी वाला जो है, ये 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में जो था, इसमें बहुत चीज़ें इमरजेंसी रिलेटेड ठीक करी गई थी, और बहुत सी चीज़ें जो इमरजेंसी पीरियड में गलत हुई थी उनको रेक्टिफाई किया गया था 44th अमेंडमेंट एक्ट में। ठीक, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, इंटरनेट डिस्टर्बेंस नहीं, आप आर्म ट्रिब्यूनल लगा सकते हो बस आप। नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन लिटरेरी अवार्ड्स वेर ऑफिशियली डिसकंटिन्यूड इन 2025। देखो जून में भी ये बोला गया कि जो जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर है ना, इसको अब आगे से नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये अभी जून में डिक्लेयर किया गया है। जेसीबी प्राइज जो लिटरेचर दिया था वो एक्चुअली फिक्शनल वर्क पे दिया जाता था, और काफ़ी प्रेस्टिजियस अवार्ड था ये। फिक्शनल वर्क मतलब, ठीक है, वो उस कहानियाँ जो होती, किस्से कहानियाँ जो होती हैं उन पे फिक्शनल वर्क उनको बोलते हैं, तो उस पर दिया जाता था ये, अब इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, इसमें आपको ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर अ लैंड बॉर्डर विद ईरान, क्योंकि देखो ईरान इसराइल का युद्ध चला, इसलिए ये इस टाइप की खबर, ईरान की बॉर्डरिंग कंट्रीज, इसराइल की बॉर्डरिंग कंट्रीज, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो इसमें से आपको बताना है कौन कौन सी इसमें से ईरान की बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं। देखो यहाँ पे मैप में आपको थोड़ा बेटर तरीके से ये दिया हुआ है, ईरान की जो बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं वो ये सब है, अजरबैजान है, अर्मेनिया है, तुर्की है, ईरान है, तुर्कमेनिस्तान है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, और ये कैस्पियन सी यहाँ पे, तो वो सी है, वो कंट्री नहीं है। ठीक है, तो इस बेसिस पे आप यहाँ बता सकते थे कौन सी इसमें बॉर्डरिंग कंट्रीज है, कौन सी नहीं है। एलिमिनेट करने की भी अगर कोशिश करते तो ये देखो पाकिस्तान, पाकिस्तान है ना, ठीक है, तो 4444 ये चला जाता आपका, पाकिस्तान सबसे ईजी ऑप्शन था इसमें। ठीक है, फिर कुवैत कैसे हो जाएगा, कुवैत नहीं हो सकता ना, कुवैत काफ़ी दूर है, काफ़ी दूर तो खैर नहीं है, लेकिन मतलब वो थोड़ा सा आपको दूसरी साइड पड़ता है, अरेबियन पेनिनसुला उसमें पड़ता है ये कुवैत। ठीक है, तो 5 नहीं हो सकता। अच्छा, इसका फिर यहाँ पे यूज़ भी नहीं कर सकते थे आप। फिर आप देखिए सीरिया, सीरिया नहीं है, अगर आपको इतना पता होता कि सीरिया नहीं है तो ये ऑप्शन चला जाता, ये ऑप्शन चला जाता, और आंसर आ जाता 1, 2 एंड 4। ठीक है, अगर सीरिया वाला आपको पता होता तो आप बहुत ईजिली आंसर तक पहुँच सकते थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, which one of the following group consists of countries elected in June 2025 as non-permanent members of UNSC for 2026-2027। देखो जून 2025 में 5 कंट्रीज को नॉन परमानेंट मेंबर की तरह, यूएनएससी के नॉन परमानेंट मेंबर की तरह इलेक्ट किया गया है 5 कंट्रीज को। ठीक है, 2026-27 2 साल के इलेक्ट होते हैं एक्चुअली। देखो यूएनएससी में टोटल 15 मेंबर होते हैं, 15 में से 5 परमानेंट होते हैं, P5 जिनको बोलते हैं, और 10 टेम्प्रेरी मेंबर होते हैं। ठीक है, नॉन परमानेंट होते हैं, ऐसे होता है। परमानेंट मेंबर्स कौन है आपके, ठीक है, ये चाइना, रशिया, यूएसए, चाइना, फिर हो गया यूके, फ्रांस, ये 5 परमानेंट मेंबर है। ठीक है, ये हमेशा फिक्स है। 10 परमानेंट, जो ये 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं यूएनएससी के, ये 2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, ये टेम्प्रेरी मेंबर है, हर 2 साल बाद बदलते रहते हैं। तो इन्हीं में क्या है कि 10 में से 5 मेंबर को अभी यहाँ पे इलेक्ट किया गया था। 5 मेंबर पहले इलेक्ट हो गए थे दिसंबर में, आई गेस दिसंबर 2024 में इलेक्ट हो गए थे, और 5 अभी इलेक्ट किए गए जून 2025 में। ठीक, तो वो 5 कंट्री आपको नाम बताने हैं, वो 5 कंट्री ये वाली हैं। ठीक, इसमें और कुछ बताने लायक नहीं है, इसके नाम आप याद कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं, मैच द फॉलोइंग कंट्रीज एंड नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज फीचर्ड इन क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026। ठीक है, अब ये देखो, ये इंपॉर्टेंट इसलिए, क्यूएस यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग होती है
ठीक है, उसमें जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ होती है उसमें आपसे ये पूछ रहा है कि टॉप रैंकिंग में किस कंट्री से कितने कितने वो थे, कितनी कितनी यूनिवर्सिटीज़ टॉप रैंकिंग में इनमें से शुमार थी। ठीक है, अब बात यहाँ पे ये आती है, मैं कह रहा हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन यूपीपी से भी पूछता है, आपको ये एग्जैक्ट पता होने की जरूरत भी नहीं थी कि एग्जैक्टली कितने कितने आए, उसकी जरूरत नहीं है। इंडिया वाला फिर भी आपको पता होना चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ इंडिया वाला नहीं भी पता है तो ये एटलीस्ट ये क्वेश्चन तो हो जाता। अगर ये क्वेश्चन अलग टाइप से बनता तो उसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इंडिया की, क्योंकि 54 यूनिवर्सिटीज इस रैंकिंग में टॉप में थी, इसलिए इंपॉर्टेंट, पहली बार इंडिया से इतनी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज टॉप रैंकिंग में थी, इसलिए फैक्ट इंपॉर्टेंट था। चलो यहाँ पे, लेकिन देखो मेरा बताने का पर्पस कुछ और है। आपको एग्जैक्टली नहीं भी पता होता ना कि 54 या 72 किससे कितनी, आपको इतना तो पता होना चाहिए था कि रैंकिंग सबसे ज़्यादा कहाँ से है। सबसे ज़्यादा यूनाइटेड स्टेट्स की थी। ठीक है, तो ए यहाँ पे सबसे ज़्यादा देखो कहाँ पे, 3 में। ठीक है, ए हो गया 3 से मैच, ए हो गया 3 से मैच, खत्म, कहानी खत्म, बस आ गया आंसर आपका। ठीक है, तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ, ये होती है स्मार्ट स्टडी। जब आप पढ़ते हो थोड़ा इस टाइप से देखा करो, सबसे ज़्यादा अगर आपको पता होता तो ए थ्री से मार्क करते आपका आंसर आ जाता। और फिर सेकंड नंबर पे कहाँ से थी, सेकंड नंबर से आपकी थी यहाँ से B4। ठीक है, और फिर कहाँ से थी C1, तीसरे नंबर पे चाइना से थी, और चौथे नंबर पे इंडिया से थी। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए थी, बिना ये जाने एग्जैक्ट फिगर जाने आपके आंसर आ जाते ये वाले। ठीक है, थोड़ा ये दो फैक्ट भी आप देख लेना। MIT USA की जो थी टॉप थी, और इंडिया की तरफ से टॉप नंबर किसकी थी, IIT दिल्ली की, और 123rd इसकी रैंक थी। इतनी बातें और थोड़ा आप देख लेना इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिसेंटली लॉन्च डिजिपिन। देखो डिजिपिन एक चीज लॉन्च करेगी, उसके बारे में आपको बताना है। डिजिपिन एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का इनिशिएटिव है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है इस पर। डिजिपिन में एक्चुअली क्या होगा, जैसे आपको पता होगा ना कि जीपीएस होता है हर एक जगह पर, आप गूगल मैप्स में जाकर देखोगे हर एक जगह की लोकेशन होती है ना। आपका कोई रेस्टोरेंट है तो आप देखते होगे वहाँ पे उसकी लोकेशन दिख जाती है, ये उसका रेस्टोरेंट की लोकेशन है, आपकी अपने घर की एड्रेस भी एग्जैक्ट लोकेशन डाल सकते हो। ठीक, और इसी तरीके समझो एक तरीके डिजी पिन बनने वाला है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एक पिन नंबर अलॉट हो जाएगा। नॉर्मली देखो डिस्ट्रिक्ट का पिन होता है ना, जैसे आप जिस डिस्ट्रिक्ट के हो गए उस डिस्ट्रिक्ट का एक पिन कोड होगा, तो वो क्या है, कोई भी बंदा उस पिन कोड के हिसाब से जान सकता है कि हाँ भाई इस डिस्ट्रिक्ट में सामान जाना है। वैसे ही डिजी पिन में क्या होगा, हर एक 4 मीटर इंटू 4 मीटर का ग्रिड, इतने लेवल का एक मान लो ग्रिड है, हर एक ग्रिड को एक डीजी पिन नंबर अलॉट कर दिया जाएगा। ठीक है, हर एक इतने एरिया को, तो अब इतने एरिया में क्या होगा, घर भर आ सकते हैं ना सबके, तो हर एक घर को, इंडिया के हर एक घर को एक डिजी पिन, ऐसे समझो, हर एक घर को, हर एक लोकेशन को, हर एक खेत को एक डिजी पिन नंबर दे दिया जाएगा। डिजी पिन नंबर एक्चुअली क्योंकि ये डिजिटल नंबर है, तो अब वो जो नंबर होगा ना वो इससे टैग्ड होगा, इस एरिया से वो नंबर टैग्ड होगा। अब कोई भी बंदा अगर सिर्फ वो डिजी पिन एक बार एक्सेस करके डाल देगा ना, तो वो एग्जैक्टली इस लोकेशन पहुंच सकता है। ठीक, क्योंकि वो टैग्ड है इस लोकेशन से। ठीक, तो बस डिजी पिन नंबर पड़ गया, आपको मिल गया डिजी पिन नंबर, वही डिजी पिन नंबर आप किसी से भी शेयर करोगे वो एग्जैक्टली, और आप नहीं भी शेयर करो तो गवर्नमेंट की उसमें साइट में रहेगा। तो बस उसी नंबर को जिसने भी एक्सेस किया या उसने वहां पे क्लिक किया, आप सीधे आपके घर पे आ सकता है वो। ठीक है, तो मेन काम इसका ये डिलीवरी वगैरह जो होते हैं, ठीक है, इमरजेंसी रिस्पॉन्स जो होते हैं, मान लो कहीं पे कोई इमरजेंसी इवेंट हो गया, आग वाग लग गई, तो फायर ब्रिगेड को भेजना है, तो एग्जैक्टली सीधे वो डिजी पिन डाला, एग्जैक्ट उस लोकेशन पहुंच जाएगा वो आदमी। ठीक, तो इसीलिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। और ये देखो जो डिजिपिन होगा ना, ये अल्फा न्यूमेरिक कोड होगा। अभी इस पे आते हैं, पहले यहाँ स्टेटमेंट देखो, क्वेश्चन के साथ देखेंगे ज़्यादा सही लगेगा। इट इज़ लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड, ये नहीं, ठीक है, इसको डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये हो गया गलत। इट एम्स टू प्रोवाइड अ प्रिसाइज डिजिटल एड्रेस फॉर एवरी लोकेशन इन इंडिया, बिल्कुल ठीक बात है, ये बात मैंने भी आपको बताया। इट असाइंस अ यूनिक 10 डिजिट न्यूमेरिक कोड टू ईच 4 मीटर इंटू 4 मीटर ग्रिड ऑन इंडियन टेरिटरी। देखो ये बात तो एकदम सही थी, लेकिन ये बात गलत हो गई। 10 डिजिट न्यूमेरिक कोड, एक्चुअली 10 डिजिट न्यूमेरिक कोड नहीं है, 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड है। अल्फा न्यूमेरिक कोड है ये, अल्फा न्यूमेरिक कोड। आपका जो आधार कार्ड, जो आधार नंबर होता है ना, वो न्यूमेरिक कोड होता है, क्योंकि उसमें सारे नंबर होते हैं। आधार नंबर अपना देखना जाकर कभी आधार कार्ड, तो उसमें सारे नंबर है, 1 2 3 4 5 6। अल्फा न्यूमेरिक कोड जो आपका पैन कार्ड होता है ना, पैन कार्ड का कभी अपना नंबर देखना, वो अल्फा न्यूमेरिक होता है। अल्फा मतलब उसमें नंबर, मतलब नंबर हो गया 1 2 3 4, अल्फा मतलब उसमें अल्फ़ाबेट्स भी होंगे, अल्फ़ाबेट्स जैसे ABCD। तो आप कभी पैन कार्ड देखना, उसमें ऐसे होगा DWL145। ठीक है, ये देखो दोनों का कॉम्बिनेशन है ना, तो ये डिजी पिन जो है ये अल्फा न्यूमेरिक कोड होगा। ठीक, तो इसीलिए ये चीज़ हो गई गलत, आंसर हो गया डी, ओनली 2।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट है ये भी। फर्स्ट वुमेन टू होल्ड पोजीशन, उनके नाम है। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, कौन है पहली वुमेन जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनेगी? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ये आपको अच्छे से करके जाना। क्रिस्टी कोवेंट्री हैं जो कि जिम्बाब्वे से हैं। इनफैक्ट ये अफ्रीका से बनने वाली पहली प्रेसिडेंट बन गई है, ठीक है, वुमेन नहीं, अफ्रीका से पहली प्रेसिडेंट ये हो गई। और ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में देखोगे तो पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनेगी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, ठीक है। ये सबसे बड़ी ओलंपिक पे बॉडी है जिसकी ये पहली वुमेन बनने वाली है, ठीक है। और ये स्विमिंग से रिलेटेड थी, ठीक है। इतनी बातें आपको उनके बारे में पता होनी चाहिए। फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, यूएन की बॉडी है, वुमेन अपॉइंट हो रही है पहली बार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है इन दोनों पे क्वेश्चन। शेखा अल नोवैस ये बन रही है, ठीक है, ये यूएई की है। कहाँ से? ये यूएई से ये बन रही है। फर्स्ट वुमेन चीफ ऑफ MI6, ठीक है, MI6 जो इंटेलिजेंस एजेंसी है यहाँ इंग्लैंड की, ठीक है, ब्रिटेन की, उसकी कौन बनी है? उसकी बनी है ये ब्लेस मेट्रिवेली। और फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ UNGA, यूएन जनरल असेंबली फ्रॉम वेस्टर्न यूरोप, ये कौन बनी है? अन्नलेना बारबेक, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए, ऊपर एक्चुअली चारों इंपॉर्टेंट थे, आपको ठीक से देखना आप। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इज नॉट करेक्ट, ठीक है, ये ढंग से पढ़ा करो इस टाइप की चीजें। अच्छा, ये इसीलिए पूछा गया आपसे क्योंकि मैंने आपको ऊपर भी एक चीज बताई थी कि 5 नए नॉन परमानेंट मेंबर बने हैं इस समय, वो इलेक्ट किए गए, इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको बताना इसमें करेक्ट कौन सा नहीं। नॉन परमानेंट मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय UNGA असेंबली विद अ 2/3 मेजॉरिटी, बिल्कुल सही बात है। जो ये 10 मेंबर होते हैं ना, 10 नॉन परमानेंट, इनको 2 साल के लिए यूएनजीए के जो मेंबर्स होते हैं वो इलेक्ट करते हैं, कैसे? 2/3 मेजॉरिटी में। 2/3 मेजॉरिटी अगर जिनके नाम पे जाएगा वही इलेक्ट होंगे। दे डू नॉट हैव वीटो पावर अनलाइक 5 परमानेंट मेंबर्स, ये बात एकदम सही है। ईच नॉन परमानेंट मेंबर सर्व्स फॉर अ टर्म ऑफ 2 ईयर, ये भी मैंने आपको बताया एकदम सही है। देयर आर 15 नॉन परमानेंट मेंबर्स इन द यूएनएस, ये गलत है, देखो 15 नहीं है ना, टोटल मेंबर 15 है, लेकिन इसमें से 5 परमानेंट है और 10 नॉन परमानेंट है, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर हो गया। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू आईसीसी वुमेन्स ODI वर्ल्ड कप 2025, ठीक है। इसके बारे में 2 स्टेटमेंट आपको बताना कौन सा सही है कौन सा गलत है। एक बात देखो, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, ये पूछा भी इसलिए गया है क्योंकि ये इंडिया में होने वाला है इस बार, ठीक है, ये इंडिया में होने वाला है इस बार, इसीलिए आईसीसी वुमेन्स ODI वर्ल्ड कप इंपॉर्टेंट है। इंडिया इज होस्टिंग द वुमेन्स ODI वर्ल्ड कप फॉर द फर्स्ट टाइम, ये गलत बात है, चौथी बार इंडिया में हो रहा है ये, ऐसा आपको क्वेश्चन गलत कराया सकते हैं। पहली बार नहीं हो रहा है ये चौथी बार हो रहा है इंडिया में। ऑल मैचेस ऑफ द टूर्नामेंट विल बी प्लेड विद इन इंडिया, ठीक है, गलत है। और मैं यूपीएससी वाले बच्चे जब इसको देखते हैं ना ऑल मैचेस, तो उनके कान खड़े हो जाते हैं कि ऐसा लिखा क्यों है, ऑल मैचेस क्यों लिखे हुए हैं, कि भाई ये तो नॉर्मली, बट ऑब्वियस नहीं लग रहा कि ऑल मैचेस लिखने की क्या जरूरत है भाई, अगर सारे मैचेस इंडिया में ही होने होते तो ऑल मैचेस क्यों लिखते हो इंडिया में? तो थोड़ा इसी टाइप से आप गेस कर सकते हो कि अगर ऑल मैचेस इंडिया में लिखे इसका मतलब कुछ तो दिक्कत है, कुछ मैचेस नहीं हो रहे हैं। इंडिया और पाकिस्तान में जो फ्रिक्शन हुआ था उसके बाद से दोनों कंट्री ने ऐसा बोल दिया था कि हम एक दूसरे कंट्री में मैच नहीं खेलेंगे। तो उसी के अंतर्गत क्या हुआ है कि इंडिया भी एक्चुअली इंडिया भी पाकिस्तान नहीं गई थी खेलने, ठीक है, अभी जब चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी, और पाकिस्तान भी इंडिया अब नहीं आएगी खेलने के लिए। तो इंडिया में जब वर्ल्ड कप होगा तो सारे मैचेस तो इंडिया में होंगे, लेकिन जो भी पाकिस्तान के मैचेस इस वर्ल्ड कप में होंगे वो इंडिया में नहीं, वो श्रीलंका में होंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट भी हो गया गलत, इसका आंसर हो जाएगा नाइदर वन नॉट टू। Which country recently removed the title of Father of Nation for its first president and also dropped his image from new currency note in June 2025? ये बांग्लादेश ने किया, ठीक है। मुजीबुर रहमान, इनके मुजीबुर रहमान, ये फादर ऑफ नेशन इनको बोला जाता था। ये पहले प्रेसिडेंट भी थे, वहाँ के पहले प्राइम मिनिस्टर भी थे, ठीक है। इन्हीं की बेटी हैं शेख हसीना वाजिद, ठीक है। अब क्योंकि जब से ये नई गवर्नमेंट आई है, इंटरिम गवर्नमेंट जो इस समय रूल कर रही है, वो शेख हसीना वाजिद और मुजीबुर रहमान की जो पॉलिसीज़ थी और उनकी जो विचारधारा थी उससे बिल्कुल भी वो सहमति नहीं रखती है, इसी वजह से वो काफ़ी चीज़ें बदल रही हैं वहाँ पे। तो अब फादर ऑफ नेशन का टाइटल इनसे हटा लिया, और करेंसी नोट पे जैसे हमारे यहाँ देखोगे ना, महात्मा गांधी जो हमारे फादर ऑफ नेशन को बोलते हैं उनकी फ़ोटो रहती है, पाकिस्तान में मोहम्मद जिन्ना की रहती है, वैसे इनके यहाँ मुजीबुर रहमान की रहती थी, अब उनकी फ़ोटो भी हटा दी है। 2 काम यहाँ पे किए गए हैं, ठीक है, इसलिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो गई है। नेक्स्ट देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेस, ठीक है। ये न्यूज़ में चल रहा था, ये इसलिए चल रहा था क्योंकि इंडिया को अभी इलेक्ट किया गया है इसके प्रेसिडेंट के तौर पे पहली बार, इसीलिए न्यूज़ में चल रहा था, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट भी हो गया। इट इज़ अ यूएन बॉडी टू प्रमोट
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिसर्च एंड रिफॉर्म। देखो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे रिसर्च और रिफॉर्म का काम तो इसका है, ठीक है। पब्लिक मतलब पॉलिसीज कंट्री जो बनाती हैं उनमें रिफॉर्म लाया जाए, अच्छी तरीके से पॉलिसीज बना पाए, बेटर तरीके से पॉलिसीज बना पाए, इन सब पे काम करती है। लेकिन ये ह्यूमन बॉडी नहीं है, ठीक है, इसीलिए ये स्टेटमेंट हो गया गलत। इसका आंसर हो गया ए। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन स्ट्रेटजी 2025 से 34, ये एक स्ट्रेटजी अडॉप्ट करी थी अभी WHO मेंबर स्टेट ने। कब अडॉप्ट करी थी? जो 78th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुई थी जिनेवा में, यहाँ पे WHO मेंबर ने ये स्ट्रेटजी अडॉप्ट करी थी। तो ये तो एकदम सही है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन इज लोकेटेड इन हैदराबाद तेलंगाना। नहीं, ये गलत है, ये जामनगर में ये, ठीक है, गुजरात में, इसीलिए ये हो गया गलत, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा A1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 37 देखो, प्राइम मिनिस्टर मोदी अभी क्रोएशिया विजिट पे थे, तो उस पर क्वेश्चन है। एक्चुअली अभी मोदी 3 जगह पे गए थे, कनाडा गए थे, फिर उसके बाद क्रोएशिया गए थे, फिर साइप्रस गए थे, ठीक। तो उस पर क्वेश्चन बना हुआ है। पहला क्वेश्चन ये है, पहला स्टेटमेंट ये, PM मोदी इज द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू विजिट क्रोएशिया। ये स्टेटमेंट सही है, इसीलिए इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि पहली बार क्रोएशिया को इंडियन PM जा रहा है। दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है द कैपिटल ऑफ क्रोएशिया बुचारेस्ट। बुचारेस्ट नहीं है, जगरेब है यहाँ की कैपिटल, जगरेब, ठीक, ये है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जब आप देखते होगे ना अक्सर UPSC में कुछ सवाल आते हैं कैपिटल को लेके, ठीक है, कंट्री से कैपिटल को मैच करना होता है, तो जहाँ पे भी इस टाइप की जो कुछ, अगर मान लो PM का विजिट हो रहा है किसी कंट्री में, तो आप उनकी कैपिटल देख लो। और खासकर, और फिर ऐसे भी जैसे कुछ कंट्री में कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट चल रहे हैं, ठीक है, या फिर न्यूज़ में चल रहा हो, फ्रिक्शन हो रहे हैं वहाँ पे, तो उनकी भी कैपिटल, जैसे सूडान फ्रिक्शन चल रहा है तो सूडान की कैपिटल आपको पता होनी चाहिए। ऐसे आप करंट अफेयर्स के बेसिस पे कुछ कैपिटल तैयार कर सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट था ये विजिट, इसका आंसर ये हो गया 2 ओनली, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा है यहाँ से। यहाँ पे आपको क्रोएशिया का इंपॉर्टेंस ये है ना कि देखो नीचे मैप में आप देखो, क्रोएशिया एक्चुअली ये मेडिटेरियन सी में लाई करता है यहाँ पे, ठीक है। और इंडिया का जो प्रोजेक्ट है IMEC, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसमें इंडिया मिडिल ईस्ट से होते हुए यूरोप तक कनेक्शन चाह रहा है, ठीक है, कनेक्शन चाह रहा है ताकि वहाँ से इजीली सामान को फैसिलिटेट किया जा सके, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज को गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया जा सके। तो उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्रोएशिया का, जो क्योंकि एक तरीके से मेडिटेरियन सी तक अगर कोई पहुंचता है क्रोएशिया होते हुए तो यूरोप में एंट्री ले सकता है, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, न्यू ऑयल रिजर्व वॉर रिसेंटली, एक अभी नया ऑयल रिजर्व डिस्कवर हुआ है वाफरा फील्ड में, ठीक है, वाफरा फील्ड में, जो कि न्यूट्रल जोन में लाई करता है। अब आपसे ये पूछ रहा है कि ये जो न्यूट्रल जोन है, ठीक है, जो न्यूट्रल जोन है जहाँ पर वाफरा फील्ड लाई करता है, वहाँ पे एक्सप्लोर और ऑयल प्रोड्यूस करने का, ऑयल को एक्सप्लोर करने का और प्रोड्यूस करने का न्यूट्रल जोन में किन कंट्रीज को हक है, ठीक है। अब इसको जानने से पहले आप यहाँ पे ये देखो, यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा। ये न्यूट्रल जोन की फोटो है, ये ऊपर की तरफ कुवैत है, ये नीचे यहाँ से सऊदी अरेबिया है, और ये बीच में जो शेडेड पोर्शन है ये पूरा न्यूट्रल जोन है, जिसमें लैंड का भी पार्ट है, ओशन का भी पार्ट है। यहाँ पे इन दोनों कंट्री को, कुवैत और सऊदी अरेबिया, दोनों को हक है। यहाँ पे लोग दोनों मिल के एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है, एक्सप्लोर मतलब फाइंड कर सकते हैं कहाँ पे ऑयल फील्ड है कि नहीं है, और एक बार वो मिल गया तो उसमें फिर प्रोड्यूस भी कर सकते हैं वहाँ से ऑयल। दोनों कंट्री को यहाँ पे हक है, ठीक है। तो यहीं पे वाफरा फील्ड पलती है, वहीं पे अभी रिसेंट डिस्कवरी हुई है, और यहाँ पे अभी ये दोनों ज्वाइंटली प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, अभी इनमें से किस कंट्री, आपसे क्वेश्चन ये है कि किसने अपना हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर, जिसका नाम था ऑर्डर ऑफ मक्रियोस जो भी है ये माइक्रोस 3, ये PM मोदी को दिया है जून 2025, ठीक है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया PM मोदी क्रोएशिया, कनाडा और साइप्रस इनके ऑफिशियल विजिट पे। तो साइप्रस ने ये चीज़ इंडिया पे मोदी जी पे ये कॉन्फर करी थी, हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ मैकेरियोस, ठीक। तो ये हो गया इसका सही आंसर। यहाँ पे जाने का एक मतलब ये भी था एक्चुअली, साइप्रस क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो साइप्रस और टर्की के बीच में एक एथनिक टेंशन काफ़ी टाइम से चल रहा है। ये रहा टर्की, ये रहा साइप्रस, इनके बीच में एथनिक टेंशन काफ़ी टाइम से है। तो और टर्की ने, तुर्की जिसको बोलते हैं, टर्की को अब तुर्की बोलते हैं, तो तुर्की ने क्या किया था, पाकिस्तान को सपोर्ट किया था। ऑपरेशन सिंदूर जब इंडिया लॉन्च करा था तो पाकिस्तान के अलाई के रूप में उभर के आया था सामने। तो इसीलिए अब इनको एक तरीके से ये सिग्नल देने के लिए कि ठीक है, अगर आप हमारे बैकयार्ड में इस टाइप की चीज़ें करोगे तो हम आपके बैकयार्ड में भी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। तो अब इंडिया साइप्रस को एक तरीके से सपोर्ट कर रही है। साइप्रस की कैपिटल निकोसिया है। ओके, नेक्स्ट देखिए, विच हैज़ बीन इलेक्टेड टू द UN इकोसॉक इकोनॉमिक एंड सोशल इकोनॉमिक काउंसिल फॉर द 2026-28 टर्म
अंडर द एशिया पैसिफिक ग्रुप विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वेर ऑल्सो इलेक्टेड फ्रॉम द एशिया पैसिफिक ग्रुप। ठीक है, सॉरी क्वेश्चन ये है कि इंडिया इकोसॉक का मेंबर बना है इस टाइम के लिए एशिया पैसिफिक ग्रुप से, और आपसे ये पूछ रहा है इंडिया के साथ साथ इनमें से और कौन सी कंट्री एशिया पैसिफिक ग्रुप से इकोसॉक के मेंबर बनी है। देखो होता क्या है ना, जैसे ये इकोसॉक है, ऐसे ही आपका अभी ऊपर हमने जो यूएनएससी की बात करी थी, इनमें क्या होता है कि रीजन बेस्ड मेंबरशिप होती है। ठीक है, जैसे 5 जोग्राफिकल रीजन में पूरे वर्ल्ड को डिवाइड कर दिया गया है, एक एशिया पैसिफिक, एक अफ्रीका, एक ईस्टर्न यूरोप, लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन और वेस्टर्न यूरोपियन अदर कंट्रीज, ये अदर स्टेट, ये पूरा एक ग्रुप है। 1 2 3 4 5, ये 5 अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया। अब ये होता है कि हर एक ग्रुप से कुछ मेंबर बनेंगे। ठीक है, जैसे यूएनएससी में भी क्या होगा, ताकि सबका एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन रहे, हर एक ग्रुप से कुछ मेंबर इस बॉडी के मेंबर बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी इकोसॉक से हर एक ग्रुप से बने होंगे मेंबर, एशिया पैसिफिक ग्रुप से कुछ बने होंगे, आई गेस 5 बने होंगे। तो अभी आपसे बोल रहा है कि एक तो इंडिया इकोसॉक का मेंबर बना एशिया पैसिफिक ग्रुप से, इसलिए न्यूज में भी है, इसलिए इंपॉर्टेंट भी पेपर के लिए। इंडिया के साथ साथ और कौन सी ऐसी कंट्री थी जो एशिया पैसिफिक ग्रुप से बनी है मेंबर? तो इंडिया के साथ साथ चाइना, लेबनान और तुर्कमेनिस्तान, ये 3 कंट्री एशिया पैसिफिक ग्रुप से बनी थी मेंबर। ठीक है, ये 5 नहीं होगा, ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि रीजन बेस्ड मेंबरशिप होती है, हर रीजन से कुछ कंट्रीज वहां जाती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इकोसॉक पे ही अगला क्वेश्चन है। इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन जिनेवा स्विट्जरलैंड। नहीं, जिनेवा स्विट्जरलैंड में बहुत सारे यूएन ऑर्गेनाइजेशन है जिनका हेडक्वार्टर है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर नहीं है। इकोसॉक का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में ही है, न्यूयॉर्क यूएसए में। ठीक है, यहाँ पे हेडक्वार्टर है इसका। इट इज वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन। बिल्कुल सही बात है, 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशंस की, उनमें से एक ये भी है। ये देखिए प्रिंसिपल ऑर्गन ये है, एक होता है यूएन जनरल असेंबली। यूएन ये सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी है, यहाँ पे जितने भी मेंबर स्टेट हैं 200 प्लस जो कंट्रीज हैं, सब यहाँ पे रिप्रेजेंट करती हैं, सब यहाँ बैठ कर डिस्कशन होता है, ग्लोबल इश्यूज पे डिस्कशन होता है, डिबेट होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी यूएन जनरल असेंबली। ओके, फिर दूसरा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें क्या होता है कि सिक्योरिटी इश्यूज पे बात होती है। ठीक है, यहाँ पे वही P5 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट, टोटल 15 मेंबर हैं। ठीक है, ग्लोबल सिक्योरिटी इश्यूज में अगर किसी कंट्री पे सैंक्शन लगाना है तो यहाँ के थ्रू ही लगता है। ठीक है, किसी कंट्री में आर्म्ड इंटरवेंशन की ज़रूरत है तो यही लोग सैंक्शन करते हैं उस चीज़ को। ठीक है, तो ये काम सिक्योरिटी काउंसिल का है। फिर इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल आता है, ये पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज़ को प्रमोट करना है। ठीक है, उनको एड्रेस करना है, सोशल इश्यूज या इकोनॉमिक इश्यूज हैं वो इनका काम होता है। फिर सेक्रेटेरिएट है, सेक्रेटेरिएट का काम यही है, जैसे इंडिया में भी होती है ना सेक्रेटेरिएट, हर एक मिनिस्ट्री के साथ सेक्रेटेरिएट होगी, डिपार्टमेंट के साथ सेक्रेटेरिएट होगी, वैसे ही ये सेक्रेटेरिएट जो होती है सेक्रेटेरियल असिस्टेंट प्रोवाइड करती है यूएनजीए वगैरह को। ठीक है, फिर ट्रस्टीशिप काउंसिल पे अभी आते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, कंट्रीज के बीच में अगर डिस्प्यूट है तो उस पर ये लोग काम करते हैं। फिर ट्रस्टीशिप काउंसिल क्या होता है? ट्रस्टीशिप काउंसिल एक्चुअली जब नए नए देश आज़ाद हो रहे थे ना, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब यूएन बना था, तो उस समय जब देश जो कॉलोनीज थी, कॉलोनीज जब आज़ाद हो रही थी, उसी समय ट्रांजिशन पीरियड में उनको सपोर्ट करने के लिए ट्रस्टीशिप काउंसिल बना था। एट प्रेजेंट ये कोई काम नहीं कर रहा है। ठीक है, ये डिफंक्ट बॉडी एक तरीके से आप समझ लो। तो ये थी यहाँ पे बात। Which one of the following countries recently established an international organization for mediation, IOMED जिसको बोला गया है, as a global alternative to International Court of Justice? ये किसने बनाया है? ये बनाया है चाइना ने। ठीक है, हांगकांग में एस्टेब्लिश होगा ये, और ये क्या है, एक तरीके से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मेडिएशन। ठीक है, मीडिएशन आपने पढ़ा होगा ना, एडीआर। एडीआर जो होते हैं ना, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म जो होता है, जो मेंस में आपने पढ़ा होगा GS2 में, तो उसमें एक मीडिएशन भी होता है ना, कंसिलिएशन होता है, मेडिएशन होता है, आर्बिट्रेशन होता है। तो मीडिएशन में क्या होता है? मीडिएशन में एक्चुअली क्या होता है, 2 कंट्रीज अगर हैं या फिर मान लो 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके बीच में कोई डिस्प्यूट चल रहा है, तो जो मीडिएटर होगा वो एक तरीके से दोनों को फैसिलिटेट करेगा कि ठीक है, उनको कोशिश करेगा कि वो दोनों किसी एक कॉमन पॉइंट पे आ सकें। मीडिएटर कभी भी यहाँ पे उनको कोई बाइंडिंग डिसीजन नहीं देगा। ठीक है, बस उनको हेल्प करेगा कि वो किसी एक कॉमन पॉइंट पे आ सके और डिस्प्यूट रिजॉल्व हो सके। इस काम के लिए ये बॉडी स्टैब्लिश करी गई है, और ये चाइना ने स्टैब्लिश करी है। ठीक है, और इसको ऐसे देखा जा रहा है क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वगैरह जो है, यहाँ पे बोला जाता है कि यहाँ पे जो यूरोपियन कंट्रीज और ये नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज हैं या फिर जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनका बोलबाला ज़्यादा होता है, तो उसी ऑल्टरनेटिव वे में इसको स्टैब्लिश किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट देखिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑफ मैरीन एड्स टू नेविगेशन। ठीक है, ये न्यूज़ में चल रहा था क्योंकि इंडिया ने अभी अभी इसके जब ये सेकंड सेशन जब हो रहा था ना इसका, तो उसको एज अ वाइस प्रेसिडेंट इंडिया ने अटेंड किया था। इंडिया उसका वाइस प्रेसिडेंट था इस सेशन का, इसलिए न्यूज़ में चल रहा था। तो ये वाली जो बात है ये तो सही हो गई, इंडिया पार्टिसिपेटेड इन द सेकंड सेशन ऑफ ILA
IALA काउंसिल एज वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। और दूसरा बोला इंडिया विल होस्ट द थर्ड IALA जनरल असेंबली इन न्यू दिल्ली इन 2025, ठीक है। ये गलत है, ये मुंबई में इंडिया होस्ट करेगा। थोड़ा दिमाग भी लगाओ ना इसमें, तो भी आप सही आंसर तो पहुंच सकते थे यार। ये बताओ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मरीन एड्स टू नेविगेशन, अब ये मरीन मतलब ओशन वगैरह से कुछ काम वाम हो रहा होगा ना, मरीन एड्स टू नेविगेशन की अगर बात हो रही है, ठीक है, ओशन में नेविगेशन की बात हो रही है ना, तो यार ये दिल्ली में क्यों होगा? दिल्ली लैंडलॉक्ड है, ठीक है, अंदर की तरफ की, तो कोई कोई इंडिया का कोस्टल ही जगह होगी ना जहाँ पे होगा, तो कोस्टल मुंबई है यहाँ पे जैसे, लेकिन न्यू दिल्ली तो नहीं होना चाहिए था। तो ऐसे तो दिमाग लगाओगे तो पहुंच सकते हो सही आंसर एग्जैक्टली, अगर ना भी बताओ तो। ओके, द प्रपोज Zangzur corridor recently in news has led to tension between these two countries, ठीक है। देखो अभी अभी रिसेंट अगस्त में तो ये चीज़ हो गई है, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में यूएसए के थ्रू पीस डील साइन हो गई है। लेकिन ये जून की खबर ये थी, जो जैंगजुर कॉरिडोर है, और ये इंपॉर्टेंट भी है, ऐसा नहीं है कि जून जून की इनके बीच में अब वो पीस डील साइन हो गई है तो ये न्यूज़ में नहीं है। ये चल रहा है जैंगजुर कॉरिडोर, यहाँ ध्यान से देखो, ये है अजरबैजान और ये आर्मेनिया, ठीक है। इस कलर में, थोड़ा पीले कलर में वो अजरबैजान है, और अजरबैजान की थोड़ी टेरिटरी देखो यहाँ पे भी है, ठीक है, जो तुर्की से पास पड़ती है, और आर्मेनिया को क्रॉस करके है ये टेरिटरी। बीच में आर्मेनिया की टेरिटरी है, और जहाँ पे आर्मेनिया की टेरिटरी है ना बीच में, यहीं पे जंजुआर कॉरिडोर है। तो एक तरीके से अजरबैजान ये कह रहा है कि हम जंजुआर कॉरिडोर बनाएंगे ताकि यहाँ से अपने मेनलैंड से इस वाले एरिया तक ना कनेक्ट हो सके हम लोग, जिसको बोलते हैं नक्चीवान एक्सक्लेव भी बोलते हैं इस वाले रीजन को। तो वो ये कहना चाह रहे हैं जंजुआर कॉरिडोर हम बनाएंगे जिससे हम अपने इस वाले एरिया से यहाँ तक कनेक्ट हो सकें और फिर टर्की से कनेक्ट हो जाएंगे, तुर्की से कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक। तो इसीलिए ये फ्रिक्शन किसमें चल रहा था, और आर्मेनिया ऑब्वियस बात इसको वो मना करेगा, क्योंकि ये जो कॉरिडोर होगा आर्मेनिया की टेरिटरी से होकर गुजरेगा, इसलिए आर्मेनिया इसको अपोज करेगा, ठीक। तो इसका आंसर हो गया ये। नेक्स्ट देखते हैं, consider the following statement with reference to recent development in Assam. Assam has granted OBC status to transgender community, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, OBC स्टेटस अब मिला है। ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज जो है उनको एजुकेशन में और एम्प्लॉयमेंट में OBC स्टेटस के जो लाभ होते हैं ना, जो रिजर्वेशन के लाभ होते हैं वो मिलेंगे इनको, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को। तो ये बात तो एकदम सही है। असम इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू प्रोवाइड OBC स्टेटस टू ट्रांस, ये गलत बात है, ऐसा नहीं है कि असम पहला, इसके पहले भी और स्टेट ने काम किया हुआ है, ठीक है। तो आंसर हो गया ओनली वन। नेक्स्ट देखो, ये सब भी इस समय रिसेंट न्यूज़ में थे, तो इसलिए इस पर क्वेश्चन एक बना है, क्योंकि सारी कंट्रीज़ की जो पार्लियामेंट थी वहाँ कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो रहा था। नेसेट कहाँ की पार्लियामेंट है, ठीक है, इसमें से नेसेट जो है इसराइल की पार्लियामेंट है, ठीक है। मजलिस कहाँ की है, मजलिस है ईरान की। ये दो तो एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए थी। स्टेट डूमा भी काफ़ी न्यूज़ में रहता है, रशिया की है, और वर्खोवाना राडा यूक्रेन की है। आगे आंसर आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कर्च स्टेट रिसेंटली सीन इन न्यूज कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज, ठीक है। कर्च स्टेट पे क्वेश्चन है, ये किन दो वाटर बॉडीज को जोड़ता है? ये जोड़ता है आपका ब्लैक सी एंड सी ऑफ अजोव, अजोव। अब इसको नीचे देखते हैं, नीचे ज़्यादा क्लियर होगा। एक्चुअली ये देखिए, ये है कर्च स्टेट, ये लिखा हुआ है ना कर्च स्टेट, कर इस तरफ सी ऑफ अजोव है और नीचे की तरफ ब्लैक सी, इन दोनों को कनेक्ट करता है। स्टेट क्या होता है मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। हुआ एक्चुअली ये न्यूज़ में इसलिए चल रहा था क्योंकि अभी यूक्रेन ने जब अटैक किया तो कर्च स्टेट के ऊपर कर्च ब्रिज बना हुआ है, इसको डैमेज पहुंचा हुआ था, इसको डैमेज हुआ था, इसलिए न्यूज़ में चल रहा था। एक्चुअली देखो, ये रशिया है इस तरफ और ये क्रीमिया है। क्रीमिया को रशिया ने 2014 में ऑक्यूपाई कर लिया था। अच्छा, इन दोनों के बीच में क्या था, कोई कनेक्शन नहीं था, तो इसीलिए कर्च स्टेट के ऊपर कर्च ब्रिज बनाया रशिया ने, इससे कनेक्शन के लिए, ताकि क्रीमिया से कनेक्ट हो सके। और यही जो चीज़ थी कर्च ब्रिज, यही अभी डैमेज हुआ है, इसलिए न्यूज़ में था। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट कर्च स्टेट है कि कहाँ पे लाई करता है ये, ठीक है। Which country recently overtook Japan to become the world's top creditor after 34 years? 34 साल से जापान पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा क्रेडिटर था, मतलब सबसे ज़्यादा लोगों को पैसे दे रहा था, चाहे वो कंट्रीज़ हों चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हों, सबसे ज़्यादा पैसा जापान दे रहा था। लेकिन अभी रिसेंटली जर्मनी ने ओवरटेक किया है। अब जर्मनी सबसे ज़्यादा क्रेडिटर है, टॉप क्रेडिटर है, सबसे ज़्यादा दूसरों को पैसा देने वाला कंट्री कौन है? जर्मनी है। ओके, ये आपको इन ऑपरेशन को ऑर्डर में लगाना, ये हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया था, जब कौन सा पहले हुआ था कौन सा बाद में। सबसे पहले ए ये हुआ था, ठीक है, उसके बाद आपका हुआ था बी ये वाला, और उसके बाद सी, ठीक है। ये पहले इसराइल ने किया, फिर ईरान ने किया, फिर उसके बाद यूएसए कूदा था जंग में, ठीक है। तो ये ऑर्डर है, इस पर डिटेल में हमने बात कर ली है पहले ही। Dhruva is a national digital public infrastructure that provides a unique geocoded
डिजिटल एड्रेस टू एवरी लोकेशन इंडिया। बिल्कुल सही बात है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का यही ध्रुवा एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट है जो यही बात करता है। एक्चुअली ये डिजिपिन की ही बात कर रहा है एक तरीके से, जो हमने आप ऊपर देखा था, डिजिपिन की बात कर रहा था कि हर एक लोकेशन को एक यूनिक जियो कोडेड, एक यूनिक, हर एक लोकेशन का एक यूनिक होगा जियो पिन, ठीक, और जियो कोडेड होगा, ठीक है, वो वहाँ से लिंक होगा, उस एरिया से लिंक होगा, ठीक, और डिजिटल एड्रेस होगा। ये इसी की बात कर रहा है, डिजिपिन की बात कर रहा है। इट यूजेस डिजिपिन टू एसेस प्रिसाइज डिजिटल एड्रेसेस फॉर इंप्रूविंग गवर्नेंस, लॉजिस्टिक एंड सर्विस। बिल्कुल सही बात है, और ये सब करने के लिए क्योंकि वो डिजिपिन का यूज करेगा, इसीलिए ये इसका सही रीजन भी है। तो आंसर इसका हो जाएगा ए। ओके, नेक्स्ट देखिए, पीएम मोदी जून में 3 कंट्री गए थे, तो अब आपको उन्हीं तीनों कंट्री को मैच करना है कि वो उनकी राजधानी कौन कौन सी। मैंने आपको बताया था ना, इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, इसीलिए ये पूछा भी गया है। तो आपको इसमें ये बताना है कि कौन सा सही तरीके से इसमें से करेक्टली मैच्ड है ना। हाँ, करेक्टली मैच्ड है। तो देखो, साइप्रस की निकोसिया है, बिल्कुल सही बात है। कनाडा की टोरंटो नहीं है, कनाडा की ओटावा है। और क्रोएशिया की ज़ाग्रेब है। तो इसका आंसर हो गया 1 और 3। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वर्ल्ड बैंक ने रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज करी थी जिसने अप्रॉक्सीमेटली क्या रिलीज किया, कितने इंडियंस एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर आए हैं 2011-12 से 2022-23 के बीच में। इंपॉर्टेंट रिपोर्ट थी, वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट रिलीज करी थी जिसमें ये बोला था कि 171 मिलियन 171 मिलियन इंडियंस जो हैं वो एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर आए हैं 2011-12 से 2022-23 के बीच में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, ये फिगर आपको याद होना चाहिए। और एक बात इसमें ये भी पता होना चाहिए कि इंडिया में अब जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है वो सिर्फ 5.3% बचा हुआ है, जो कि पहले 27% थी। ठीक है, अब 5.3% लोग ही एक्सट्रीम पॉवर्टी के शिकार हैं इंडिया में 2022-23 में। What is the main aim of SEBI check tool launched by SEBI Securities and Exchange Board of India? SEBI ने जो लॉन्च किया था ना SEBI check tool, SEBI check टूल का नाम क्या है, SEBI check। इसका मेन काम क्या था? इसका मेन काम ये था टू प्रिवेंट इन्वेस्टमेंट फ्रॉड। ठीक है, ये एक्चुअली क्या करेगा, आप जब भी कोई शेयर खरीदते हो तो आप किसी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से खरीदते हो ना, जैसे जीरोधा से खरीदते हो, तो जीरोधा क्या है, वो इंटरमीडियरी है, बिचौलिया है आपके बीच में और शेयर मार्केट एनएससी के बीच में, एनएससी बीएससी के बीच में। ठीक है, आप इन्वेस्टर हो, आपके बीच में ये इंटरमीडियरी है। ठीक है, अब ये सब जैसे जीरोधा तो चलो ठीक है, काफ़ी बड़े लेवल की इंटरमीडियरी है तो अच्छी, लेकिन बीच में ये चीज़ देखी थी, छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे इंटरमीडियरी आ रहे थे जो कि मतलब बहुत लालच देते थे कि हम बहुत कम प्लेटफॉर्म फीस वगैरह चार्ज करेंगे। तो लोग क्या करते थे, उसमें वहाँ जाके अपना पैसा इन्वेस्ट करने की कोशिश करते थे और ये लोग फिर भाग जाते थे पैसा लेके। तो इसीलिए अब ये हुआ कि अब इनकी यूपीआई जो आईडी होगी ना, जो इंटरमीडियरीज होंगी, इनकी यूपीआई आईडी को भी वैलिडेट करेगा। ठीक है, ताकि ये काम ऐसा ना कर पाए, इनका भी एक रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा, सेबी ये करेगा, इसी चीज़ को वैलिडेट करेगा इनकी यूपीआई आईडी को, ताकि इन्वेस्टमेंट फ्रॉड जो हो रहा है इन्वेस्टर के साथ वो ना हो पाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स थ्रू विच गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पास करेगा। इंपॉर्टेंट है, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे अभी इनॉग्रेट किया था योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ से। ये आपसे पूछ रहा है कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से ये पास करेगा। ठीक है, तो ये स्टार्ट होगा गोरखपुर से, ठीक है, फिर अंबेडकर नगर होते हुए जाएगा, फिर संत कबीर नगर होते हुए जाएगा, फिर आजमगढ़ में यहीं पे जाके पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से मिल जाएगा, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से। एक्चुअली इसका यही काम था, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का मेन पर्पज़ ये था कि गोरखपुर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करना। यही बात नीचे अभी आपको उसमें दिख जाएगी। तो ये कनेक्ट करने में 2 डिस्ट्रिक्ट से और पास हो रहा है। ये देखिए, ये आपका पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है जो हरे में है, और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे ये है। ये गोरखपुर से होते हुए, संत कबीर नगर होते हुए, अंबेडकर नगर होते हुए, फिर ये आजमगढ़ आएगा। आजमगढ़ में ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से कनेक्ट हो जाएगा। और एक बार इससे कनेक्ट हो गया तो अब आप देखिए कहाँ से कहाँ तक कनेक्ट हो जा रहा है। ये दिल्ली मेरठ होते होते कई सारे जितने ये एक्सप्रेसवे के जो जाल बिछे हुए हैं ना, ये एक दूसरे से ओवर द टाइम कनेक्ट होते ही चले जाएंगे। और दिल्ली मेरठ से होते हुए, आगरा होते हुए, लखनऊ होते हुए सीधे बिहार निकल सकता है आदमी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियाज फर्स्ट एआई स्पेशल इकोनॉमिक जोन। एआई स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक इंडिया में बन रहा है, पहला एआई स्पेशल इकोनॉमिक। ऑब्वियसली बात है, एआई स्पेशल इकोनॉमिक जोन है तो यहाँ पे एआई से रिलेटेड काम हो रहा होगा। और एसईजेड है, तो एसईजेड का मेन पर्पस क्या होता है कि यहाँ पे जो भी चीज़ बनती है वो एक्सपोर्ट के लिए बनती है एसईजेड में। ठीक है, अगर एक्सपोर्ट करी जा रही है यहाँ से बना के, जो भी कंपनीज जो भी चीज़ मैन्युफैक्चर कर रही हैं तो उसको एक्सपोर्ट कर रही हैं, तो ऑब्वियसली बात है उनको बहुत सारे गवर्नमेंट बेनिफिट मिलते हैं। लेकिन अगर वो लोकल मार्केट में वो चीज़ खपाना चाह रही हैं तो ऑब्वियसली बात है फिर वहाँ पे
उनको बहुत सारी चीज़ें जो उनको टैक्स में रिबेट वगैरह मिलती थी वो उतने नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो ये होते हैं SEZ। अच्छा, AI स्पेसिफिक SEZ बन रहा है, तो यहाँ पे AI से रिलेटेड काम हो रहा होगा। तो ये बोला पहला पहला इंडिया का पहला AI स्पेशल SEZ कहाँ बन रहा है? ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश। गलत है ये एक्चुअली कहाँ बन रहा है? ये नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में बन रहा है। इट एम्स टू क्रिएट वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर AI एंड डेटा ड्रिवन। देखो जनरल स्टेटमेंट है, AI से डेटा का काम हो रहा, तो यही सब हो रहा होगा ना, तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। इसका आंसर हो गया 2 ओनली। नेक्स्ट देखते हैं। असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। अभी एक्चुअली ये क्वेश्चन इसलिए बनाया है क्योंकि फ्लिपकार्ट को भी NBFC लाइसेंस मिला था। फ्लिपकार्ट को RBI ने अभी क्या किया, NBFC का लाइसेंस दिया है। NBFC का लाइसेंस दिया है। NBFC कई टाइप की होती है ना, तो एक NBFC ऐसी होती है जो कि पैसा दे सकती है, लेंड कर सकती है। ठीक है, लोगों को पैसा लेंड कर सकती है। तो अब इस टाइप का NBFC का लाइसेंस दिया है इसको RBI ने, या फ्लिपकार्ट जो है वो डायरेक्टली लोगों को, कस्टमर को पैसा लेंड कर सकती है। ठीक, अब क्वेश्चन देखो, फ्लिपकार्ट कैन नाउ डायरेक्टली प्रोवाइड लोन्स टू इट्स यूजर्स एंड सेलर। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये लाइसेंस मिल गया, अब फ्लिपकार्ट ये काम भी कर सकती है। रीजन अब देखो इसका क्या है, फ्लिपकार्ट हैज बिकम द फर्स्ट मेजर ई-कॉमर्स कंपनी इन इंडिया टू रिसीव एन NBFC लाइसेंस फ्रॉम द RBI। ठीक है, ये ऐसा इसीलिए कर सकती है क्योंकि वो इंडिया की पहली कंपनी बन गई है, पहली ई-कॉमर्स कंपनी बन गई है जिसको इस टाइप का लाइसेंस मिला है RBI के द्वारा, इसीलिए वो ये काम कर सकती है। तो रीजन भी एकदम सही बात है, तो इसका आंसर हो जाएगा A। ठीक है, अभी तक ये भी बात आपको डेटा पता होना चाहिए, पहला मेजर ई-कॉमर्स कंपनी, ई-कॉमर्स, ठीक है, जो ऑनलाइन ये जो खरीदारी होती है उनको ई-कॉमर्स कंपनी बोलते हैं। ठीक है, फ्लिपकार्ट, अमेजन, ये सब है, तो ये पहली ऐसी ई-कॉमर्स की बड़ी कंपनी बन गई जिसको लाइसेंस मिला है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंडिया हैज सस्पेंडेड इट्स रेयर अर्थ एक्सपोर्ट एग्रीमेंट विद जापान। बिल्कुल सही बात है, ये इंडिया ने अभी रिसेंटली किया है जून में। इंडिया टुक दिस स्टेप ड्यू टू एन ऑनगोइंग टैरिफ वॉर विद जापान ओवर टेक्नोलॉजी इंपोर्ट। नहीं, ऐसा कोई टैरिफ वॉर इंडिया और जापान के बीच में नहीं चल रहा है, ये बात एकदम गलत है। हुआ एक्चुअली ये था, इंडिया ने एक 13 साल का रेयर अर्थ जो होते हैं ना, जिनका एक्चुअली बहुत ज़्यादा यूज़ होता है डिफेंस सेक्टर में, फिर ठीक है ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन सेक्टर में, सोलर पावर वगैरह में काफ़ी यूज़ होता है रेयर अर्थ मेटल का। तो एक्चुअली ये चल रहा था, अभी इंडिया ने 13 साल का एग्रीमेंट साइन किया था जापान के साथ कि हम भाई आपको 13 साल तक ये रेयर अर्थ अपने यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे। लेकिन इश्यू हो रहा है कि चाइना ने अभी बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन लगा दिया रेयर अर्थ पे। मतलब चाइना से बाहर की कंट्रीज़ को रेयर अर्थ रेयर मिनरल मिलने में बहुत दिक्कत हो रही है, और एक्चुअली चाइना सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस भी रेयर अर्थ करता है और काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंस है चाइना का। ठीक है, इंडिया में थोड़े बहुत होते हैं, लेकिन अब जब चाइना ने ये रेस्ट्रिक्शन लगा दिया तो उससे इश्यू ये होगा कि इंडिया की जो डोमेस्टिक जो कंपनीज हैं जो रेयर अर्थ को यूज़ करती हैं मैन्युफैक्चरिंग में, उनको दिक्कत होने लग गई थी। ठीक है, क्योंकि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा चाइना से सामान आता, ये इम्पोर्ट आता था। इसीलिए इंडिया ने बोला कि भाई ठीक है, अब हम ये एक्सपोर्ट एग्रीमेंट कैंसिल कर रहे हैं ताकि हमारा जो रेयर अर्थ है वो यहाँ की डोमेस्टिक इंडस्ट्री यूज़ कर पाए। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट इसीलिए गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस नाच ऑफ NPCI। देखो जो नाच ऑफ NPCI है उसका ये काम होता है बल्क ट्रांजैक्शन के लिए, बल्क और रिपीटेटिव ट्रांजैक्शन, यहाँ पे नाच का यूज होता है। मतलब जैसे भाई आपको सब्सिडी देनी है, गवर्नमेंट को सब्सिडी देनी है, कई लोगों को देना है, एक साथ कई लोगों को सब्सिडी देनी है ना, तो वहाँ पे यूज़ होगा। ठीक है, फिर पेंशन देनी है, ठीक है, सैलरी देनी है, अब ये क्या हो रहा है, बहुत लोगों को एक साथ देना होता है, तो यहाँ पे नाच यूज़ होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इमरजेंसी में फिर देखिए एक और क्वेश्चन आया है, ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी पार्लियामेंट मस्ट अप्रूव द प्रोक्लामेशन विद इन 1 मंथ। बिल्कुल सही बात है, 1 महीने के अंदर दोनों हाउस, जो पार्लियामेंट के दोनों हाउस हैं, उनको इमरजेंसी का जो प्रोक्लामेशन प्रेसिडेंट ने किया है उसको अप्रूव करना पड़ेगा, तभी वो इमरजेंसी लागू होगी। ठीक है, ये स्टेटमेंट एकदम सही है। दूसरा देखो, आर्टिकल 19 इज सस्पेंडेड ड्यूरिंग ऑल टाइप्स ऑफ इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 358। ये गलत हो गया। आर्टिकल 19 देखो 358 ये बोलता है कि आर्टिकल 19 सस्पेंड तो होगा, ठीक है, सस्पेंड हो जाएगा, लेकिन सिर्फ 2 केस में होगा। नेशनल इमरजेंसी की बात चल रही है सब। आर्टिकल 19 सिर्फ 2 केस में सस्पेंड होगा। वो 2 केस कौन से, या तो फिर वॉर या तो फिर एक्सटर्नल एग्रेशन। ठीक है, लेकिन अगर आर्म्ड रिबेलियन पे नेशनल इमरजेंसी लगाई गई है तो इस केस में आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होगा, सिर्फ इन 2 केसेस में आर्टिकल 19 सस्पेंड होगा ऑटोमेटिकली। ठीक है,
ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी सेंटर कैन मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट इन स्टेट लिस्ट। बिल्कुल सही बात है, स्टेट भी बना सकता है, सेंटर भी बना सकता है। जब नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है तो सेंटर जो है स्टेट लिस्ट, जो कि नॉर्मली स्टेट लिस्ट में सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट बना सकते हैं लॉ, लेकिन जब नेशनल इमरजेंसी लग जाता है तो सेंटर भी इन पे लॉ बना सकता है। तो इसका आंसर हो गया 1 और 3। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड लोकोमोटिव वॉज एक्सपोर्टेड टू गीना इन जून 2025 फ्रॉम विच स्टेट वॉज इट मैन्युफैक्चर्ड। लोकोमोटिव क्या होते हैं? रेल के इंजन होते हैं, ठीक है। तो ये गीना को पहली बार इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है। तो जो एक्सपोर्ट कर रहा है वो कहाँ पे बने हुए इंजन को एक्सपोर्ट कर रहा है? बिहार में बने हुए इंजन को एक्सपोर्ट कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ स्कीम लॉन्च बाय पीएनबी टू सपोर्ट यूनिफॉर्म्ड पर्सनल एंड देयर फैमिलीज ड्यूरिंग टाइम ऑफ लॉस और इंजरी, ठीक है। पीएनबी ने एक स्कीम लॉन्च करी है जिसमें जो यूनिफॉर्म पर्सनल, मतलब जो आर्मी वाले होंगे, पुलिस वाले होंगे, जितने भी यूनिफॉर्म वाले होते हैं, इनमें अगर कोई लॉस हो जाती है, इनको कोई इंजरी हो जाती है, तो उनको सपोर्ट करने की स्कीम लॉन्च करी है जिसका नाम है रक्षक प्लस स्कीम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जॉइंट प्रोडक्शन ऑफ फैल्कन 2000 बिजनेस जेट्स इन इंडिया। देखो फैल्कन 2000 बिजनेस जेट अब इंडिया में बनेंगे, ज्वाइंट प्रोडक्शन होगा इसका। इस पे आपको 2 स्टेटमेंट दिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसके आने के चांसेस बहुत हाई हैं। इसको ज्वाइंटली कौन प्रोड्यूस करेगा? एयरबस और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर करेगी? नहीं, ये गलत है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर तो करेगी लेकिन एयरबस नहीं है। फैल्कन 2000 डसॉ जो है ना, डसॉ, जिसको लोग नॉर्मली डसॉल्ट बोलते हैं, डसॉल्ट जो फ्रांस की कंपनी है, जो राफेल भी बनाती है, ये एक्चुअली फाइटर जेट भी बनाती है और ये बिजनेस जेट भी बनाती है। फाइटर जेट अलग चीज़ हो गई, बिजनेस जेट अलग हो गई। बिजनेस जेट ये वाले होते हैं ना जो आपके इसमें यूज़ होते हैं, प्राइवेट लोगों को, जनता को ले जाने वजाने में, ठीक है। तो डसॉल्ट एयरफेयर जो फ्रांस की कंपनी, वो बनाएगी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इसको, फाल्कन 2000 को, ठीक है। दीज जेट विल बी असेंबल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम आउटसाइड यूरोप इन बेंगलुरु। देखो पहली बार यूरोप के बाहर बनना है, ये बात तो सही है, लेकिन बेंगलुरु में नहीं बनना है। ये कहाँ बनना है? ये नागपुर में बनेंगे, ठीक है, नागपुर में बनेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये इस पर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। नागपुर जो महाराष्ट्र में पड़ता है, जहाँ पे बनेंगे ये, ठीक। तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। देखो इसकी सिग्निफिकेंस आप ऐसे भी देखो, पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये फ्रांस के बाहर बनना है डसॉ, और अब इंडिया ग्लोबली 5वीं कंट्री बन जाएगी जो कि बिजनेस जेट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी रखने की कैपेबिलिटी रखेगी जब ये काम स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आर इन द फॉलोइंग कंट्रीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन पावर जनरेशन ग्रोथ ओवर द पास्ट 5 ईयर। IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA के भी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उसने बताया था कि कौन सी कंट्री किस कंट्री का कितना ज़्यादा पावर जनरेशन में ग्रोथ हुआ है, ठीक है, पिछले 5 सालों में। ग्रोथ किसका सबसे ज़्यादा हुआ है पिछले 5 सालों में, इसकी एक रिपोर्ट आई थी। उसके हिसाब से आपको इनको लगाना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई है, सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई है चाइना में, ठीक। उसके बाद हुई है USA में और फिर इंडिया में। तो ये हो गया 213 ये हो गया आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, आपको पता होगा जेम पोर्टल क्या होता है। जेम पोर्टल ऑनलाइन पोर्टल है जहाँ पे, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है या गवर्नमेंट का कोई भी विभाग है, उसको कोई सामान खरीदना है तो वो जेम पोर्टल पे जाके बोलेगी कि भाई हमें ये सामान खरीदना है। फिर जो इंटरेस्टेड वेंडर होंगे ना, वो यहाँ अप्लाई करेंगे और फिर ये जो विभाग हो उसको जो सबसे बेटर लगेगा, जो सबसे अच्छी क्वालिटी का सामान सबसे कम दाम पे जो प्रोवाइड कर रहा होगा, उसको वो उस वेंडर को चूज़ करेगी और वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी मान लीजिए एजुकेशन डिपार्टमेंट को क्लास में लगाने के लिए कंप्यूटर चाहिए, तो वो बिड यहाँ पे डाल देगा, फिर कई सारे वेंडर बिड करेंगे, उसमें जो बेस्ट वेंडर जो होगा ना, जो अच्छी क्वालिटी का सबसे चीप में देगा, उसको ये लोग चूज़ कर लेंगे। तो ये होता है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, यही होता है जेम पोर्टल। उत्तर प्रदेश हैज़ रिकॉर्डेड द हाईएस्ट पब्लिक प्रोक्योरमेंट वाया जम, ठीक है, ये एकदम सही बात है। उत्तर प्रदेश इसीलिए ये इंपॉर्टेंट बनता है यूपी पीसीएस के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा ये प्रोक्योरमेंट, सबसे ज़्यादा चीज़ें खरीदी हैं जेम पोर्टल के द्वारा। द प्राइमरी एम ऑफ जेम इज टू प्रमोट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडियन स्टार्टअप। गलत बात है ना, ऐसा तो कुछ नहीं, मैंने आपको बताया इसका एग्जैक्टली एम क्या होता है। तो ये हो गया ये आंसर। what was the main purpose of launching the Ecor यात्रा ऐप by ईस्ट कोस्ट रेलवे इन जून 2025। देखो Ecor यात्रा ऐप ईस्ट कोस्ट रेलवे ने किया था जब जगन्नाथपुरी रथ यात्रा चल रही थी ना, उसमें असिस्ट करने के लिए, ठीक है, कि रियल टाइम ट्रेन इन्फो वगैरह उसमें बताते रहेंगे, उसके लिए ये लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। पराली प्रोटेक्शन फोर्स हैज़ बीन डायरेक्टेड बाय CAQM टू बी सेटअप टू कर्ब स्टबल बर्निंग इन सर्टेन इंडियन स्टेट। अब इसमें आपको बताना है
एक्चुअली देखो, अभी ये कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एक कमीशन है, इसने अभी कुछ स्टेट्स को ही डायरेक्ट किया था कि भाई आप इस टाइप की एक फोर्स बनाइए, पार्ली प्रोटेक्शन फोर्स बनाइए, जो कि डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल पे काम करेगी, डिस्ट्रिक्ट प्लस ब्लॉक लेवल पे काम करेगी, और ये देखेगी 24/7 इनको ऑपरेट करना है। और इसमें क्या होंगे, पुलिस के पर्सनल होंगे, ठीक है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पर्सनल होंगे जो इसमें हैं, और भी ऐसे जो आपका लोकल जो डिपार्टमेंट होंगे उनके लोग होंगे। तो इन सब का काम ये रहेगा 24/7 ये लोग ये चेक करेंगे कि भाई जो किसान है वो कहीं पराली जो पैडी स्ट्रॉ होता है उसको कहीं जला तो नहीं रहे ये लोग, क्योंकि इसी की वजह से दिल्ली में पोल्यूशन होता है, दिल्ली एनसीआर में। तो इनका काम ये है, ये चेक करना कि ये लोग कहीं ये सब चीज़ें जला तो नहीं रहे, ठीक। तो ये किन स्टेट को ये डायरेक्शन मिला था? ये डायरेक्शन मिला था आपका पंजाब को, हरियाणा को और उत्तर प्रदेश को, इनको नहीं मिला था। यहीं से ज़्यादा इशू क्रिएट होता है दिल्ली एनसीआर में, क्योंकि ये सराउंडिंग स्टेट है, ठीक। तो इनके स्टेट को डायरेक्शन मिला था क्या बनाइए ये चीज़। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ई कॉमर्स कंपनी बिकेम द फर्स्ट इंडिया टू रिसीव NBFC लाइसेंस? ये अभी हमने देख ही लिया, फ्लिपकार्ट को मिला ये चीज़, ठीक है। थोड़ा ये मार्कर काम नहीं कर रहा है, एक मिनट रुकिए। ओके ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया, बचे हुए क्वेश्चन हम आगे के उसमें देखेंगे, ठीक है। आधे क्वेश्चन हमने यहाँ कवर किए, आधे क्वेश्चन अगले पार्ट में से कवर करते हैं, ठीक है। ये PDF आपको फ्री में, और मंथली मैगजीन की PDF भी आपको फ्री में टेलीग्राम पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वो कर लो और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले उसमें, थैंक यू।